बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िर शटक और मेरा साथ दे रहे हैं की उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन और हज़रात, मौसम गर्म होता जा रहा है और जहाँ पर गर्म मौसम है वहीं पर सियासी सूरत हाल भी गर्म है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि इलेक्शंस की गर्मा गर्मी और गहमा गहमी जारी है। और कल जब इलेक्शन शुरू हुए हैं तो पहला जो अभी तक नतीजा आ रहा है उसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो आगे है। कल रात तक ये भी अपडेट्स आ रही थी कई जगहों पे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने मैदान मारा हुआ है, लेकिन आज सुबह जो है अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो है वो बोलबाला हो रहा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन ख्वाजा आसिफ का जम्मू कश्मीर पर गुमराह कुन और झूठे भारतीय बयानी पर शदीद रद्द-ए-अमल उन्होंने दिया है। वफाकी वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक भारतीय बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि भारत प्रोपेगेंडे से तस्लीम शुदा कानूनी हक़ाइक़ मसख़ नहीं कर सकता और पाकिस्तान भारतीय वज़ीर दिफा के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात को सख्ती से मुस्तरद करता है। वज़ीर दिफा का कहना था कि ये बयानात हक़ाइक़ मसख़ करने की एक और नाकाम भारतीय कोशिश है और इस तरह के भारतीय बयानात से मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत तब्दील नहीं हो सकती, क्योंकि जम्मू कश्मीर बैनुल अक़वामी सतह पर एक तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है जिसका फ़ैसला सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होगा। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि भारत के पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात क़तई नाक़ाबिले एतबार हैं, जबकि हकीकत यह है कि भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है और अपने जारहाना अज़ाइम के ज़रिए पूरे ख़ित्ते को यरग़माल बनाए हुए है। आपको पता ही है कि कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन चल रही है और उसके ऊपर भारतीय ताने बाने भी जुड़ते हैं और कश्मीर की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और वहाँ पर इस वक्त इलेक्शंस भी जारी हैं। उम्मीद है कि वहाँ पर जल्द ही कुछ अच्छी तरीके से जो है वो अमन कायम होगा। नजम, व्हाट्स आयरॉनिक हियर इज़ कि इंडिया में हमने देखा अभी पिछले कुछ दिनों से जो हालात वहाँ पे थे और स्पेशली इतने हालात ख़राब हो गए थे कि वहाँ की एजुकेशन मिनिस्टर को फाइनली वहाँ के अवाम के हाथों जो है वो इस्तीफ़ा देना पड़ा और उनकी सुननी पड़ी, क्योंकि वहाँ की अवाम सही बोल रही थी। सो द पॉइंट इज़ कि अपने घर में आपके इतने फसादात हैं, आप उसको नहीं एड्रेस कर सकते, आप उसको नहीं एक सीधे रास्ते पे ला सकते, लेकिन जब तक जहाँ बात आती है दूसरों पे नुक्ताचीनी करने की तो उसमें भारत आगे आगे होता है। मेरे ख्याल से सबसे पहले अगर वो अपने घर पे ध्यान दें कि वहाँ क्या हो रहा है तो ज़्यादा बेहतर होगा। एटलीस्ट आवाम को कोई ना कोई बेहतरी की उम्मीद तो नज़र आ जाएगी, बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो कश्मीर के ही पीछे पड़े हुए हैं और जहां पाकिस्तान की बात आती है सो बस वो कोई ना कोई ऐसे वो करने की कोशिश करते हैं जिससे पाकिस्तान की साख पे गलत इल्ज़ामात, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना। सो मेरा नहीं ख्याल इससे कोई भी आप पॉइंट स्कोरिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। पंजाब से 45 लाख और सिंध से 6 लाख टन गंदम गायब होने का इंकशाफ हुआ है। गंदम बहरान वैसे ही जो है आया हुआ है और गंदम बहुत ही महंगी बिक रही है, उसके बावजूद उसकी वजूहात क्या है, तहकीकात होने पे क्या साबित हुआ है। गंदम बहरान की तहकीकात न हुई तो दरामदी बिल $1 अरब तक पहुंचने का इम्कान है। तो इस पर गंदम के बहरान और मुमकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से सवालात उठने लगे हैं। सराय के मुताबिक पंजाब से गंदम गायब होने का इंकशाफ एक आला सतही इजलास में हुआ, तो इसमें पंजाब के अफसरान ने दीगर सूबों से दरियाफ्त किया कि आया ये गंदम उनके सूबों में मुंतकिल हुई है। ताहम दीगर सूबों ने लाइल्मी का इजहार करते हुए खदशा जाहिर किया है कि गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ी का शिकार हुई होगी। सीज़न के आगाज़ में सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की कीमत 4500 रुपये फ़ी मन तक पहुँच गई है, जबकि ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने किसानों से टैक्स और परमिट के बगैर गंदम खरीद कर ज़ख़ीरा कर ली है। माहिरीन के मुताबिक पंजाब में गुज़श्ता 2-3 साल से ऐसी पॉलिसी इख्तियार की जा रही है जिसके तहत सरकारी खरीदारी के बजाय निजी शोबे को गंदम खरीदना थी। लेकिन अब वो गंदम कहाँ गई, किसने ख़रीदी बगैर लाइसेंस के? जिन लोगों को बेसिकली ऑथराइजेशन नहीं थी उन लोग गंदम ख़रीद के ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली है या फिर उन्होंने कहीं जो है वो छुपा दी है, किसी को बेच दी है, कोई नहीं जानता। बहरहाल अभी तहकीकात जारी हैं, जैसे ही कोई सुराख निकलता है तो हम भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वैसे समझ नहीं आती। इस दफ़ा गंदम की जो है ख़रीदारी का अमल शुरू हुआ तब से ही महकमा फूड अथॉरिटी जो है पंजाब की वो और महकमा ज़राअत के लोग काफ़ी एक्टिव
इनिशिएटिव थे, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया, उसके बावजूद ऐसा हो गया। हालांकि बहुत सारे इलाकों में मैंने खुद विज़िट किया, पंजाब के इलाकों में, और वहाँ पर मैंने देखा कि गंदम के लिए बड़े बड़े गोदाम जो हैं वो अवेलेबल हैं। एक कंपनी है जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के अंडर काम करती है, ग्रीन एग्री मॉल। सो ग्रीन एग्री मॉल को इस दफ़ा पंजाब हुकूमत ने ठेका दिया था और अपने तमाम तर गोदाम उनके हवाले किए थे कि आप लोग गंदम खरीदें हमारे बिहाफ पे। गंदम खरीदारी का अमल कुछ इस तरीके से था कि जब गंदम खरीदारी का अमल शुरू हुआ तो 3200 रुपया फी मन प्राइस थी ओपन मार्केट में। हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत पंजाब ने 3500 रुपया दिया। उसके बाद जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे, जो बाहर के लोग थे, व्यापारी आड़ती हजरात, उन्होंने उसको, किसी ने 3800 कर दिया, किसी ने 4000 कर दिया। तो अब जो बेचने वाला है वो अट्रैक्ट होता है ज़्यादा पैसे से, तो वो उस तरफ जाता है। लेकिन हुकूमत की कोशिश थी कि आवाम तक जो है वो सही दामों पहुँचे, इसके लिए ही ये सारी एक एक्टिविटी जनरेट की गई थी, जिसमें नाके लगाए, मैंने पहले भी जिस तरह आपको बताया कि प्रॉपर्ली नाके लगाए जाते थे, रात के वक्त, दिन के वक्त छापे मारे जाते थे कि, और जहाँ पर पता लगता था DFOs को, ठीक है, कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है गंदम की, या एक जगह से दूसरी जगह गंदम जो है वो मुंतकिल की जा रही है और वह हुकूमत को नहीं बेची जा रही, तो ये लोग जाते थे, उसको पकड़ते थे, वो ट्रक के ट्रक लेकर आते थे, वहाँ पर फौरी तौर पर वज़न शज़न होता था और इनको लिस्ट जारी की जाती थी और इनको पैसा उनके हाथ में दिया जाता था। अब बात ये है कि लालच जो है उसकी वजह से व्यापारी जो है वो कहता है कि हमारा क्या कसूर है, हमने बेचनी है गंदम, हम जितने कोई महंगा हमें दाम देगा हम उतने में बेचेंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है कि व्यापारी हमारे साथ चलें, पहली दफ़ा है हमारा ये सिलसिला, हम लोगों ने एक मैकेनिज्म बनाया, अगली दफ़ा इससे मज़ीद अच्छा होगा, मज़ीद इजाफा होगा, और कोशिश ये है कि आवाम तक जो है ना वो सही गंदम पहुँचे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ काफ़ी क्रैकडाउन जारी है, लेकिन फिर भी ऐसा लूप होल के 45 लाख टन गंदम जो है वो गायब हो जाए। वो पंजाब से और सिंध से 6 लाख टन के करीब। चलो सिंध से 6 लाख है ना, फिर भी पंजाब से 45 लाख टन जो है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आखिर वो क्या सोच के वैसे उन्होंने गायब की है, जब बाद में वो मार्केट में लेकर आएंगे और उसको बेचेंगे, लेकिन फिर भी पता तो चलेगा कि आपके पास इतनी गंदम कहाँ से आई, राइट? बट या उनको थोड़ी ना, हाँ, उनको थोड़ी इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, उनको इस वक्त जो नज़र आ रहा है महंगे दामों बेचना नज़र आ रहा है वैसे, लेकिन बहुत ही गलत एक तरीक़ाकार अपनाया जाता है हमारे यहाँ, जिसको नहीं होना चाहिए। चीनी के मामले में भी हमारी यही हरकतें होती हैं और फिर हम ही कहते हैं कि जी हमारा मुल्क ऐसा है। हुकूमती इक़दाम तो बिल्कुल शफाफ हैं, लेकिन अगर हम उसको फॉलो करें तो आगे बढ़ते हैं। आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए आप कैसे जो है वो सुखी रह सकते हैं, जबकि आपकी हुकूमत नहीं चाहती कि आप खुश रहें। मोबाइल कॉल और डाटा पैकेजेस की कीमतों में भी बड़ा इजाफा हो रहा है, सार्फिन परेशान है। मुल्क भर में ये टेलीकॉम कंपनीज ने मोबाइल कॉल और डाटा पैकेजेस में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों के नए टैरिफ और पैकेजेस की तफसीलात जारी कर दी हैं। हम ये सब इस PTA से भी बहुत तंग हैं। 15 हाइब्रिड और सिर्फ डाटा पैकेजेस के नरखों में 33% जो है वो इजाफे की इजाज़त दी गई है। नई कीमतों के तहत माहाना कॉल और डाटा पैकेजेस में 500 रुपये तक, 15 रोज़ा पैकेज में 300 रुपये तक और हफ्तावार पैकेज में 130 रुपये तक का इजाफा हुआ है। इसी तरह 3 रोज़ा मोबाइल पैकेजेस में 21 रुपये और 2 रोज़ा पैकेजेस में 20 रुपये और 1 रोज़ा हाइब्रिड पैकेज में 5 रुपये तक इजाफा किया गया है। PTA के मुताबिक सार्फिन की सहूलतकारी के लिए आगाही सेशंस जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, जहाँ 15 हाइब्रिड और सिर्फ डाटा पैकेजेस की मुकम्मल जो है वो शीट्स वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। अथॉरिटी के मुताबिक नई टैरिफ शीट्स में मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों के मौजूदा पैकेजेस, उनकी कीमतों, मुद्दत और सहूलियात की मुकम्मल तफसीलात शामिल हैं। लेकिन वैसे आप सोचें, महाना एक पैकेज अगर उसमें 500 रुपये का इजाफा जो है वो किया गया है, तो आप सोचें कि मतलब इसमें भी फिर एक सुपर वाला भी होता है, एक उससे एक्स्ट्रा भी होता है, विच मीन्स कि उनमें भी जाहिर है इजाफा आज होगा। हुकूमत को लगता है कि सारा कर्जा आवाम नहीं उतारना है। लग तो कुछ ऐसे ही रहा है कि हम नहीं उतारना है, हालांकि हमारे कोई वो भी नहीं है, हमने कर्जा लिया भी नहीं है। मैंने तो नहीं लिया बिल्कुल भी बहरहाल, लेकिन फिर भी आपने दोस्त से भी नहीं कर्जा लिया। सही बात है, अगर आपने बढ़ाने भी हैं तो मेरे ख्याल से थोड़े बहुत रियायत के साथ अगर आप बढ़ा लें तो शायद हम भी इतना ज़्यादा सटपटाएंगे नहीं। एकदम से आप अगर जो है वो इस तरह करेंगे तो ज़ाहिर इंसान कहता है कि आखिर मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। हर चीज़ ही वो ऐसी हो गई है ना कि इंसान एक बार सोचता है अब कहीं बाहर जाने से पहले, कहीं कुछ ख़रीदने से पहले। अब अगर हम जो फ़ोन पे बात करते हैं वो भी महंगा हो जाएगा, तो एक बात ही तो करते थे हम, अब वो भी जो है उस पर भी हम इतने सोचेंगे। खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं, ये तो पाकिस्तान, ये तो चलता ही रहता है। अदाकार एहसन खान इंटरनेशनल हॉरर
फीचर फिल्म फरामोश में जलवागर होंगे। अदाकार एहसन खान को कौन नहीं जानता। इंटरनेशनल हॉरर फीचर फिल्म अभी रिलीज होगी, जो कि अभी नहीं आई है, लेकिन सिर्फ उनको कास्ट किया गया है। फरामोश में अदाकार समद आरिस के हमरा मरकजी किरदार अदा करेंगे। ये फिल्म एम्बर लायन स्टूडियो लिमिटेड के बैनर तले तैयार की जा रही है और इसे साल की नुमाया आलमी मुश्तरका फिल्मी प्रोडक्शंस में शुमार किया जा रहा है। फिल्म के मुसन्निफ और हिदायतकार मारूफ फिल्मसाज अबू अलेहा है, जबकि फिल्म की बाकायदा शूटिंग यकम सितंबर से बरतानिया में शुरू होगी। बस ये इंटरनेशनल नाम इन्होंने दे दिया। यस, फिल्म की अक्सबंदी सितंबर के वक्त डायरेक्टर है, पाकिस्तानी एक्टर हैं, हाँ, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च हो रही होगी। सिर्फ इंटरनेशनली बेसिकली वो होगी। मेरा ख्याल है एहसन खान साहब का वाला ख्वाब जो था वो पूरा हो रहा है कि आई एम अ ब्रिटिश पाकिस्तानी एक्टर। ही इज ब्रिटिश, बट यू नो व्हाट, ही इज नॉट ब्रिटिश एक्टर। नहीं, ही इज नॉट ब्रिटिश एक्टर, बट ही इज ब्रिटिश। एंड उन्होंने एक जगह पे बोला था ना, वैसे मिकाल जुल्फिकार भी ब्रिटिश है। सो या पाकिस्तानी एक्टर, आई वर्क हियर एंड देयर। अच्छा, हियर भी एंड देयर। ये उनकी काफी मशहूर हुई थी। देयर उन्होंने किस चीज में काम किया है शायद मेरी नजर से ना गुजर। और अबू अलेहा वो हैं जिन्होंने जावेद इकबाल फिल्म बनाई थी, बहुत अच्छे फिल्म डायरेक्टर हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म डायरेक्टर हैं। वी रियली सपोर्ट हिम, बहुत अच्छा काम करते हैं एंड वी होप कि प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छी होगी और इसमें एहसन खान और जितने भी एक्टर्स काम कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक टू देम। पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो हम वैसे जो है वो मजाक के तौर पर कह रहे थे, बाकी ही इज सच अ टैलेंटेड एक्टर। ही इज, इसमें कोई शक नहीं है, वो बहुत टैलेंटेड है। ड्रामास देखते देखते हम बड़े हुए हैं, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, उनको देख के खुशी होती है। और वो वही वाली बात होती है ना, अगेन बहुत एक कमाल के डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट फिल्म डायरेक्टर हैं। पाकिस्तान को ऐसे फिल्म डायरेक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो खुद आगे बढ़ें और डिफरेंट स्पॉन्सर्स इकट्ठे करके एक फिल्म बनाएं। एंड विल होप कि इंटरनेशनल फिल्म इसको कहा जा रहा है तो इंटरनेशनल पजीराई भी हासिल करें इंशाल्लाह, होपफुली दैट। और वैसे भी एहसन खान की एक्टिंग, जिस चीज़ को भी वो कहते नहीं हाथ लगाते हैं तो सोना बन जाती है, तो वो भी जिस चीज़ में भी जलवागर होते हैं वो ज़रूर हिट होती है। सो वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह ये भी हिट होगी। इंटरनेशनली जहाँ तक की बात हुई थी, आई थिंक इसकी प्रोडक्शन जो है वो सारी इंटरनेशनली होगी, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल फिल्म। आगे बढ़ते हुए एक और पाकिस्तान की फिल्मी अदाकारा के हवाले से हम आपको बताते हैं। माहिरा खान की गज़ा फंड रेजिंग तकरीब में शिरकत, इसराइली ब्रांड से वाबस्तगी पर तनकीद का शिकार। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान को लंदन में गज़ा के लिए मुनक्किद की गई एक फंड रेजिंग तकरीब में शिरकत के बाद सोशल मीडिया पर सारिफीन की जानिब से तनकीद का सामना करना पड़ा। ये तकरीब आलमी बरादरी की जानिब से गज़ा के मुतासिरीन के लिए फ़ंड्स जमा करने के मकसद से मुनक्किद की गई थी, जिसमें अदाकारा ने मारूफ पाकिस्तानी डिज़ाइनर सानिया मस्कातिया का तैयार करदा खूबसूरत लिबास ज़ेबतन किया था। तकरीब के दौरान माहिरा खान ने शुरका से मुलाकात की, तस्वीर बनवाई और मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर वीडियोस सामने आने के बाद मद्दाहों ने अदाकारा के अंदाज और खुश अखलाकी को सराहा है। तो ये कौन से लोग हैं जो तनकीद कर रहे हैं? तनकीद बेसिकली उन पे एक तो इस चीज़ पे हुई थी कि अगर आप गज़ा के लिए गई हैं तो आप लॉरियल पेरिस की क्यों ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ लोगों ने ये कही थी, लॉरियल पेरिस किसका ब्रांड एम्बेसडर है? पाकिस्तान की, या पाकिस्तान की ब्रांड एम्बेसडर है माहिरा खान। अच्छा, तो ये क्या है, वो इसराइली ब्रांड है? लॉरियल पेरिस इज एन इसराइली। तो मतलब पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में एक इसराइली ब्रांड चल रहा है और हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर रही। पाकिस्तान में वैसे इसराइली ब्रांड्स और भी चल रहे हैं, तो जैसे कि फूड के भी बहुत सारे हैं और बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स उनके हैं, बहुत सारा कुछ है। मतलब डायरेक्टली वो इसराइली नहीं होंगे, आई गेस। नहीं, डायरेक्टली ही वो इसराइली हैं। तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। अगर मैं क्या, एक आम आदमी जो कि इवन दुकानदार भी होता है उसको भी पता है कि ये इसराइली प्रोडक्ट है। सो हाउ नोज नहीं किया हुआ इसराइली, हमने नहीं किया हुआ, बट फिर भी हमारे यहाँ उनके प्रोडक्ट्स मेरे ख्याल है हुकूमत को ये पता नहीं होगी अभी। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल कि हमारी हुकूमत को पता मुझे पता है हमारी हुकूमत इतना अच्छा काम करती है, बेशक काम कर रही है, बट द पॉइंट इज कि प्रोडक्ट चूंकि जाहिर सी बात है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी आगे होती हैं, इजराइल आगे किसी और को डिस्ट्रीब्यूट करता है, हम बेशक वहीं से कह रहा हूं ना आपको, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इस बात का नहीं पता होगा। प्रोडक्ट देखिए इजराइल की हुई, ठीक है, आगे मैं डिस्ट्रीब्यूटर आपको रखूं, उसको रखूं, उसका मुनाफा तो एट द एंड मुझे ही आ रहा है, राइट? आपको कहना चाह रहा हूं ना कि हमारे जो मुल्क को चलाने वाले लोग हैं उन्हें इस चीज का नहीं पता होगा कि हमारे मुल्क में इसराइली प्रोडक्ट्स हैं। अदरवाइज इसराइल को हम लोग सपोर्ट नहीं करते, वो खत्म कर देते। इससे कुछ अर्सा पहले उन्होंने बैन भी लगाया था इसराइली प्रोडक्ट्स पे, काफी अरसे तक वो बैन रहा भी था, बट जाहिर सी बात है आप पूरी मार्केट से वो चीजें हटा तो नहीं सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे वो चलती ही रहती है। सो एक तो उनको लॉरियल पेरिस की वजह से क्रिटिसाइज किया गया है कि आप गज़ा के लिए जो है एक इवेंट मुनक्किद की गई थी और आप उसमें गए हैं, और दूसरी चीज़ ये कि उसमें जो इन्होंने गाने बजाने किए हैं, इन्होंने जो डांस
किया है, वो एक हुल्लड़बाजी काइंड ऑफ थी, प्रॉपर उनकी वीडियोस हैं, सो उस पर भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है कि वहाँ 70,000 के करीब बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए हैं और आपको लग रहा है कि आप डांस करके उनके लिए पैसे जो हैं वो लेकर जा रही हैं, जबकि आप एक बहुत अच्छी स्पीच भी दे सकती थी। सो दैट वाज द क्रिटिसिज्म फैक्टर, बट स्टिल एक अच्छा ही आई थिंक इनिशिएटिव था कि एटलीस्ट उनको तो इमदाद मिल रही है, उनको फंडिंग मिल रही है, एटलीस्ट वहाँ जो भूख और अफलास का आलम है वो किसी हद तक कम हो जाए, ये भी एक बड़ी अच्छी बात होगी। आगे बढ़ते हैं जी। टॉय स्टोरी 5 $1 अरब कमाने वाली साल की पहली हॉलीवुड फिल्म बन गई। डिज्नी और पिक्सर की मकबूल एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी 5 ने आलमी बॉक्स ऑफिस पर $1 अरब का संग मील अबूर कर लिया है, जिसके बाद ये 2026 की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली फिल्म बन गई है। टॉय स्टोरी 5 $1 अरब कमाने वाली 2026 की पहली हॉलीवुड फिल्म बन गई। इसने सिनेमाघरों में रिलीज़ के करीबन 1 माह बाद ये अहम कामयाबी हासिल की है। मजबूत बैनुल-अक़वामी बिजनेस और लोगों की बड़ी तादाद ने सिनेमाघरों में आमद की और उन्होंने इस फिल्म को जो है बहुत अच्छा कहा, उन्होंने जो बहुत रिव्यूज़ दिए हैं। ये फिल्म अपनी फ्रेंचाइज की तारीख का सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड भी हासिल कर चुकी है। तो इसके बाद इसकी बॉक्स ऑफिस कारकर्दगी में मुसलसल इजाफा देखने में आया है। फिल्म के हिदायतकार एंड्रयू स्टेन ने कहा है कि बहुत अच्छी फिल्म है, आप लोग ज़रूर जाएं, अपनी फैमिली के साथ जाके इसको देखें और इस फिल्म का जो है वो बहुत ही अच्छा बोलबाला हो रहा है और टॉम हैंक्स की कारकर्दगी जो है वो लोगों को काफ़ी मुतासिर कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो आप लोगों ने भी नहीं देखी, सो अभी तक तो खैर वैसे हमारी दस्तरस में नहीं आई है, जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी जैसे ही आएगी आई एम श्योर कि एक इट विल बी अ गुड पिक्चर। डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं और ख़वातीन और हज़रात, आइए आपको जो है एक ऐसे शख्स के बारे में बताते हैं जो दुनिया के मौमर तरीन प्रोफेशनल फ़ुटबॉलर हैं और दुनिया के मौमर तरीन प्रोफेशनल फ़ुटबॉलर का 4 साल बाद गोल। जापान के लेजेंडरी फ़ुटबॉलर काजुयोशी मियोरा ने एक बार फिर उम्र को शिकस्त देते हुए तकरीबन 4 साल बाद गोल स्कोर करके नई तारीख रकम कर दी है। तफसीलात के मुताबिक दुनिया के मौमर तरीन प्रोफेशनल फ़ुटबॉलर 59 साला मियोरा ने जापान के एम्पायर रकब में फुकुशिमा यूनाइटेड की नुमाइंदगी करते हुए इवाकी फुरुकावा के खिलाफ मैच में 52वें मिनट में गोल किया। फुकुशिमा यूनाइटेड ने यह मुकाबला 0-7 से अपने नाम कर लिया है और नवंबर 2022 के बाद म्यूकेरा का ये पहला गोल है। 2022 में उन्होंने सुजुका पीजी मौजूदा एटलेटिको सुजुका की जानिब से FC ओसाका के ख़िलाफ़ गोल किया था और किंग कागजू के नाम से मशहूर मियोरा जापान के मकबूल तरीन खिलाड़ियों में शुमार होते हैं और 1993 में जे लीग के आगाज़ के दौरान वो इस लीग की सबसे नुमायाँ शख्सियत थे। 1986 में ब्राज़ील के क्लब सांतोस ने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ करने वाले मियोरा इटली, क्रोएशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी क्लब फुटबॉल खेल चुके हैं। उनका तवील करियर अब 42वें सीज़न में दाखिल होने जा रहा है क्योंकि उनकी फुकुशिमा यूनाइटेड के साथ मुआहदे की मुद्दत जून 2027 तक बढ़ा दी गई है। जापान के लिए 89 मैचों में 55 गोल करने वाले मियोरा इस ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं कि वो अपनी 60वीं सालगिरह के भी दौरान पेशा वराना फुटबॉल खेलते हुए नजर आए। बेसिकली वो कह रहे हैं मैं 60 का भी हो जाऊँ तब भी मैं खेलता रहूँगा और बहुत ही अच्छा पैशन है। जाहिर सी बात है जब आपका पैशन हो तो उसके लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए। इफ़ ही इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल इवन दीज डेज, सो आई थिंक उसको एक चांस मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, आइए नज़र डालते हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। आज़ाद कश्मीर के पहले मरहले के इंतखाबात के जो नताइज आना शुरू हुए हैं गैर हतमी और गैर सरकारी, उसमें क्या सूरत हाल है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वक्फा हम लोग शामिल करेंगे। कहीं मत जाए, हमारे साथ रहें। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर से आपको कहेंगे प्रोग्राम में खुशामदीद। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला 13 हलकों में से 10 के नताइज मुकम्मल हो गए हैं। नून लीग 7 और पीपल्स पार्टी 3 सीटों पर कामयाब हैं। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है।
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के अजला मीरपुर, कोटली और भिम्बर के मजमूई तौर पर 13 हलकों में पीर के रोज़ यानी कि कल पोलिंग हुई थी। मुकर्ररा वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे वोटिंग का टाइम ख़त्म हुआ। ताहम पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद वोटर्स को हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए 1 घंटा इजाफी दिया गया, जिसके बाद गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हुए। अब तक सामने आने वाले 10 हलकों के मुकम्मल गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए वाज़ेह बरतरी हासिल की है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 नशिस्तें जीतकर दूसरे नंबर पर रही है। मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवार हल्का LA1 मीरपुर 1, LA4 मीरपुर 4, LA7 भिम्बर 3, LA9 कोटली 2, LA11 कोटली 4, LA12 कोटली 5 और दीगर जो है वो शामिल हैं। अब बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाएं, थ्रू वीडियो लिंक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जनाब कादिर खान मंदोखेल साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या सिचुएशन है इस वक्त और आगे क्या देख रहे हैं इस इलेक्शंस को किस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। सर फरमाइएगा, कैसा रहा, आपको कैसा लगा ये जो कल पूरा अमल हुआ और उसके बाद से अभी तक जो नताइज आ रहे हैं, इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतमईन है? देखिए, इलेक्शन से पहले ये आज की बात नहीं है और अगले 2 मरहले भी बाकी है। मैं बहसत कानून और आइन की तालिब इल्म की हैसियत से और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आज़ाद कश्मीर, उसके नाम जस्टिस भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि वो कोई जज भी रहा है। अब पता नहीं किस चीज़ का जज रहा है, ये तो अल्लाह को पता है। तो मैं पहले दिन से ये कह रहा कि जिस तरह एक पटवारी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB लगाया शहबाज राजा को, और उस शख्स ने रियासत को अपनी वालिद मोहतरम का रियासत समझ के पाकिस्तानियों से NOC मांगे, और फिर आपने देखा PTI के कुछ लोगों को NOC दिए, कुछ को नहीं दिए। हमसे भी NOC मांगा और फॉर्मली नून लीग से भी मांगा। और फिर उस इलेक्शन का जो तकरीबन 18 सीटों पे हमारी जीत थी, और पहले दिन जब 7 तारीख को ये पोलिंग का टाइम खत्म हो गया 5 बजे, तो 2-3 घंटे के अंदर पीपल्स पार्टी 9 सीटों पे जीत रही थी और नून लीग 2 सीटों पे। फिर इस रिजल्ट को प्रोलॉन्ग करके और 7-8 दिन जब उसको डिले किया तो मुस्लिम लीग नून 6 सीटों पे आ गई है और पीपल्स पार्टी उसी 9 पे खड़ी थी। फिर 4 आज़ाद उम्मीदवार जो जीते वहां से, जो इलाकाई हिसाब से, वो यकीनन आज़ाद उम्मीदवार हमेशा पाकिस्तान की सियासी तारीख में हर उस गाड़ी में सफर करते हैं जो चलती गाड़ी, यानी जिस गाड़ी का इंजन टायर ना हो तो कोई भी नहीं बैठता, यानी जो पार्टी हुकूमत बनाना चाहती है या बना सकती है उसमें। यानी आपने देखा फिर वो जाके वो नून लीग वाले, मेरे साथ इनका जो साबिक वज़ीर आला हफीज़ुर रहमान साहब एक चैनल पे थे GB के, तो उन्होंने ये कहा कि हम जीत रहे। तो एंकर ने सवाल किया कि आपकी शहबाज शरीफ साहब ने तो मुबारकबाद दी है पीपल्स पार्टी, कह रहे नहीं उसको नहीं पता, हमारा सदर नवाज शरीफ है। फिर ये सारी चीजें आपके सामने की बात है। बदनाम जमाना पुलिस CCD को वहां बुलाया, वो तो GB के लोग गैरतमंद थे, उन्होंने कहा चिकेरी का और दफा हो जो यहाँ से, ये पंजाब नहीं है, तुम्हारी गुंडागर्दी इधर नहीं चलेगी। फिर वही फार्मूला हम शुरू से ये खदशा जाहिर कर रहे थे कि अल्लाह करे कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, चूंकि एक जस्टिस है और ये तो अभी बाद में पता चलेगा किस चीज़ का जस्टिस है, वो इलेक्शन कराएंगे। उस जस्टिस ने भी सत्तू पी के सोया हुआ था। आप देख रहे हैं कि यानी मैं जस्टिस की बात इस वजह से कर रहा हूँ कि वो यकीनन हाई कोर्ट का जज रहा होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज रहा होगा। सही बात है। और जज को तो कानून ज्यादा पता है, मैं भी छोटा मोटा कानून का तालिब इल्म हूँ। इलेक्शन रूल्स भी कोई चिड़िया का नाम होता है, कानून भी कोई चिड़िया का नाम होता है। यानी आप देख रहे हैं एक सिटिंग वजीर आला पंजाब के मरियम नवाज साहिबा बमाए अपने वालिद मोहतरम वहां जाके और कहते हैं कल बसें आएगी, खुशखबरी सुना रहे, और कल बसें आ भी गई। अब ये कोई पूछे उससे कि ये जो बसें आई है ये किस जिले के लिए मंगाएगी, यकीनन चाइना से आए होंगे, उसको 4-6 महीने लगे होंगे। ये आपने किसी और जिले की बसें अचानक आजाद कश्मीर की तरफ मोड़ दी है। और ये शख्स गुलाम मुस्तफा मुगल, जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, ये सत्तू पे के कादिर खान मंदोखेल साहब, आपको नहीं लगता कि अगर हम अभी की सिचुएशन, जी प्लीज आप कर ले मुकम्मल सर। फिर मुस्लिम लीग नून के तमाम वफाकी वज़रा, इवन के आज़ाद कश्मीर को जो मॉनिटर करे वजीर आमिर मुकान साहब, वो सारे लोग वहाँ मौजूद है, तरक्याती काम का ऐलान कर रहे हैं, लारे लपे दे रहे हैं अवाम को सारे। जबकि कश्मीर के लिए हमने 5 लड़ी है और एक शख्स
जो कि बदकिस्मती से मुल्क का वजीर दिफा है। दिफा तो कोई नहीं है, वो तो स्विमिंग पूल में या नहर में नहाता हुआ नजर है, वो कई फौजियों के साथ बॉर्डर पे नजर नहीं है, कोई तोप खाने पे नजर नहीं है, फील्ड मार्शल कमांडर सारे बॉर्डर पे थे हिंदुस्तान की जंग में, और पूरे दुनिया में जो पाकिस्तान की सफारतकारी कर रहे थे वो बिलावल भुट्टो जरदारी थे, जो वजीर दिफा, वजीर खारजा, वजीर इत्तलात का किरदार आता है। वो शख्स कहते हैं ये रावलाकोट वाले तो कश्मीरी नहीं है, इनका आजाद कश्मीर से ताल्लुक नहीं है। और फिर सोने पे सुहागा जल्दी पे तेल चढ़कने के लिए मुशीर आला राना सोनला भी आ गए, बोले ये जो पाकिस्तान में मार्जिनिंग की हिस्ट्री है तो मेरी जेब में, इंतजामिया को उम्मीदवारों के साथ बिठा दूंगा और यकीनन सीसीडी का नाम लिए सीसीडी की बदमाशी इसके साथ होगी और ये स्थिति को हम जीत सके। ऐसी सूरत हाल में हम इलेक्शन से यानी कल से पहले कई शो में, सैकड़ों शो में हमने ये बात की है कि बाबा खुदा का वास्ता आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, इन चीजों को, ये प्री पोल रिगिंग में आता है, इसको रोका जाए। बिल्कुल ना जी, सत्तू पे केस हुआ है और कल टाइप बांध के और मौसूफ जो ना वो मीडिया पे आ गए, बड़े शफाफ इलेक्शन हो, शर्म नाम की कोई चीज नहीं, इसको बमाया चीफ सेक्रेटरी, बमाया दूसरे, शफाफ इलेक्शन हुआ है। ये शफाफ इलेक्शन हुआ है कि आईपीपी के लोगों ने जो ना वहां पे बैलेट बॉक्स उठा के फुटेज आई, वीडियो आई। ये शफाफ इलेक्शन है कि पीपल्स पार्टी के कारकुन जो ना उसको मुख्तार यूनुस को शहीद करके उनको जख्मी किए, और तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही मीडिया पे आके बड़े शफाफ इलेक्शन हुआ है। सर मैं यही पूछना चाहूंगी, वैसे राना सनाउल्लाह को आड़े हाथ तो लिया गया, उनकी जो स्टेटमेंट थी उन पे बहुत सारे लोगों का मिक्स रद्द-ए-अमल भी आया है सामने, और वैसे भी इससे पहले भी हमने भी जो जितने प्रोग्राम्स देखे हैं तो जो रहनुमाओं की गुफ्तगू थी उससे यही लगता था कि शायद पीएमएल बहुत कॉन्फिडेंट है कि हाँ उनकी जेब में है, और वैसा ही हमने अब देखा भी कि पहले फेज में वाकई में उनकी जेब में से सीटें निकल कर आ गई हैं। इस पर क्या कहेंगे कि पहले से जो बात वो लोग कर रहे थे, बार बार दोहरा रहे थे, सो ये तो एक शायद प्री प्लान्ड ही था और उसके मुताबिक हुआ है, तो फिर हम बात ही क्यों करते हैं कि जी साफ और शफाफ इलेक्शन कराएंगे? मैं तो यही गुजारिश आपके सामने रखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बमाए चीफ सेक्रेटरी और कोई और ऑफिसर साथ था, बड़ी बेशर्मी से मीडिया के सामने नमूदार हो गए। शायद सत्तू का नशा उतर गया कि शफाफ इलेक्शन, इस शख्स को शर्म नहीं आ रही है कि जो बैलेट बॉक्स वीडियो सामने आई आईपीपी के विंडो लेके गए और वो 2 विगो डालों में, आपने भी देखा होगा, आपके चैनल में भी आया होगा, और फिर उसके बाद हमारे कारकुन मुख्तार यूनुस को शहीद किए, 3 को जख्मी किए। वो बेशर्म आदमी कहता है शफाफ इलेक्शन हुआ है। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये तो वो शहबाज राजा जो जीबी का पटवारी चीफ इलेक्शन रहे, ये तो पटवारी से भी 2 दर्जे नीचे गिर के उसने हरकत की है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर ऐसी इलेक्शन आपने कराना है, आप कश्मीर कास्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कश्मीर जिसके लिए पाकिस्तान और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने ये फरमाया था कि हम 1000 साल लड़ेंगे कश्मीर के हक के लिए, आपने तो सत्यानाश कर दिया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आने वाला दिन और खतरनाक होगा, और यकीनन अगर ये राना सनाउल्लाह का और ख्वाजा आसिफ का केस सीसीडी को दिया जाए, आप यकीन करें कि ताने माने मोदी से निकल के आएंगे। अच्छा कादिर साहब, इस वक्त ना सिचुएशन ऐसी है कश्मीर के अंदर, बहुत बुरी सूरत हाल है। हमने देखा पिछले काफ़ी अरसे से वहाँ पर जो सूरत हाल चल रही है, एक्शन कमेटी की वजह से भी, एहतजाज भी, और फिर उसके बाद का रद्द-ए-अमल अभी इलेक्शंस में भी हमें जो सामने आ रहा है, फिर रावलाकोट की ऐसी स्टेटमेंट आ जाना, और कल से वहाँ पर जो एहतजाज चल रहा है वो भी हमारे सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मौजूदा हुकूमत में जब हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर आपके हैं फैसल राठौर साहब। कल बहुत सारे लोग जो जिक्र कर रहे थे कि धांधली हो रही है, चाहे वो IPP से ताल्लुक़ रखते थे या आज़ाद उम्मीदवार थे, उनकी जानिब से रिक्वेस्ट में, जहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिक्वेस्ट की जा रही है, वहीं पर प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर से भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप इस चीज़ पर नोटिस लें। आपकी पार्टी के एक शख्सियत वहां पर हैं, आपकी डेफिनेटली रवाबित भी होंगे। फैसल राठौर साहब की तरफ से या उनके तर्जुमान की तरफ से क्या बयान सामने आ रहे हैं कि इस वक्त कश्मीर के अंदर का माहौल है क्या? और दूसरी चीज़, मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होना और उस पर एहतजाज होना, इतना सब कुछ, तो आपको लगता है कि क्या इस वजह से अवामी रद्द अमल जो है वो भी सामने आ रहा है कि हमारी मांगे पीपल्स पार्टी भी नहीं पूरी कर पा रही, तो कोई और पार्टी को चांस दिया जाए, और वो पार्टी जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ना हो, पीपल्स पार्टी भी ना हो, और PMLN को एक दफ़ा दोबारा से जो है वो बरसत इक़्तिदार लाने की कोशिश की जा रही हो? देखिए, यकीनन आप और नाजिया मैम जो ना इस चीज़ से तो बाखबर है, मगर आपके देखने वालों के लिए अर्ज करता जाऊँ कि 2021 का जो इलेक्शन हुआ था वहाँ मेजॉरिटी पार्टी थी PTI के, फिर 3 वज़ीर आज़म बने थे PTI के आपस में दड़ों के, फिर उसके बाद चौथी जो
एक्शन कमेटी का वहाँ थोड़ा सा एहतजाज भी ज्यादा हो गया, तो अदम एतमाद की तहरीक आई, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मुतफ़िक़ा तौर पे अदम एतमाद की तहरीक कामयाब करा के और नून लीग ने सपोर्ट किया पीपल्स पार्टी को। यकीनन पीपल्स पार्टी जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म की सीट नहीं ले सकती थी क्योंकि हमारे पास इतनी सीटें नहीं थी। तो आपने फिर देखा कि वहां पे ये तकरीबन 5-6 महीने से हमारी हुकूमत है, ये समझ लो ये कांटों का सजा हमने अपने सर पे लगाया, नून लीग तो डर के मारे भाग गई है। तो ये, और दूसरी बात ये कि कश्मीर के इलेक्शन का अगर आप थोड़ा सा रूल्स देखिए या प्रेसिडेंट देख लें माजी के, कश्मीर के इलेक्शन का जो वज़ीर-ए-आज़म होता है वही कंटिन्यू करता है टिल नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा कवानीन चेंज है पाकिस्तान के बाकी सूबों में कि वहाँ निगरान सेटअप आता है। तो ये कहना कि पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म है और उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सारा प्रोसेस से, सारी चीज़ों से, ये सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो उनके पास इख्तियार होता है और उनके अंदर उनके नीचे जो प्रेसिडिंग अफसरान है, आरओ डीआरओ है, वो उनके इंचार्ज है। और वैसे पाकिस्तान के अंदर भी ये होता है कि जब निगरान सेटअप होता है तब भी जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है तो ये सारी चीजें फ्रीज हो जाता है, यानी न कोई ट्रांसफर होता है, न कोई पोस्टिंग होता है, न कोई तरक्याती काम होता है। ये कवानीन तो एक समझ लो आलमी कवानीन मौजूद है। तो पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म ना उनके पास कोई इख्तियार है, वो सिर्फ एक सीट पे बैठा हुआ है उस वक्त तक जब आज़ाद कश्मीर के असम्बली दूसरा जो है ना वो कायदे अवान मुंतखब नहीं करता है। तो दूसरी बात ये कि ये सारी चीजें अगर होती तो हम आपके सामने ये गिले शिकवे, ये एतराज़ात, ये सारी चीजें क्यों करें? ये कल से पहले करें, ये नहीं कि आज हमारी 3 सीटें और नून लीग के 7 सीटें तो ये कर रहे हैं। तो ये तो अब 2 मरहले और भी बाकी आगे आएगा और मेरी पार्टी क्या फैसला करेगी इसके हवाले से। लेकिन मैं आपको एक मरतबा फिर दोहरा दूं कि मुस्लिम लीग नून जो एक अशराफिया की और एक बनियों की पार्टी है, इनको क्या पता मरियम बीबी लाहौर में खड़ी होती है मैं पंजाबी हूँ, कश्मीर में खड़ी होती है कि मैं कश्मीरी हूँ और घर का नाम जो ना वो हिंदुस्तान किसी शेयर का रखा। तो ये फैसला कर ले ये है कौन आखिर में, इनका डोमिसाइल चेक करे, यकीनन इनके डोमिसाइल शनाख्ती कार्ड भी जाली होंगे जो इस तरह, और अल्लाह ना करे कि ये पुख्तनख्वा के पश्तून ना बन जाए, बलूचिस्तान आके मंदोखेल साहब बलोचिस्तान बन जाए और सिंध आके वो सिंधी ना बन जाए। मंदोखेल साहब जितना गुस्सा मुझे जो है वो आपकी तरफ से नजर आ रहा है, नुकसान पहुंचा रही है, जितना मुझे गुस्सा आपकी तरफ से नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बाकी जो क़यादत है उनके अंदर भी इसी वक्त यही गम गुस्सा पाया जा रहा होगा? और बिलावल साहब को तो हमने देखा वो तो एकदम से स्टैंड भी लेते हैं, चाहे जीबी का जब मसला था तब भी हमने देखा। सो क्या एक्सपेक्टेशंस है आपको अपनी पार्टी की क़यादत से कि आगे किस तरह से लेकर चलेंगे इस सिलसिले को, क्योंकि अलायंस तो है आप लोग का वफाक के अंदर भी? देखिए मैं तो एक अदना सा रुकन हूँ, मेरी क़यादत इसके ऊपर फैसला करेगी और यकीनन हमने ये जो मरहला गुजर चुका है या इससे पहले कैंपेन का जो सूरत-ए-हाल है वो पार्टी क़यादत मुस्तरद कर चुकी है। और ये भी साथ कहा मेरे चेयरमैन ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कि ये कश्मीर का को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी 1985 में जब इलेक्शन का बायकाट किया है तो ये जनरल जलानी और ज़ियाउल हक के बाकियात आके और पाकिस्तान पे मुसलत हो गए। मैं ये समझ रहा हूँ कि बायकाट का तो हम आमी नहीं है, पीटीआई ने बायकाट की है तो उसके कोई पोजीशन नहीं है, तो हम मैदान में तो लड़ेंगे, लेकिन इनकी मकरू चेहरा जो ना वो भी आवाम को दिखाएंगे कि ये फासिस्ट और ये जो आके बनियों को और अशरफिया की जो पार्टी है, और खुद मरियम ने ये अशरफिया में नहीं कह रहा हूँ, मरियम नवाज ने खुद स्टेज पे ऐलान किए कि हम टू जो है ना वो ब्लडेड है। तो अशरफिया उसको कहता है, उर्दू में नाजिया साहबा अंग्रेजी अच्छी होगी ज्यादा बेहतर बताएगी। तो अशरफिया ये स्टेज पे जो लीडर बड़ी बेशर्मी से बड़ी फख्र से कहते हैं मैं अशरफिया हूँ, और बाबा आप अशरफिया हो, आज के लंदन में जहाँ जायदादें नहीं थी जो आपने कस्में खाई मीडिया के सामने, वो तो करप्शन की दास्तानें तो हर जगह मौजूद है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि हजरत अली करमुल्लाह का कौल है कि कुफर का दौर तो चल सकता है, जुल्म का दौर नहीं है। ये जो कश्मीर के साथ ये लोग कर रहे हैं ये ज्यादा देर तक पंजाब में भी नहीं टिक सकेंगे, वक्त में भी कश्मीर की दूर की बात है। मंदोखेल साहब क्या लगता है आपको, मखलूत हुकूमत को बनती हुई नजर आ रही है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बनाएगी? और ये जीबी का बदला तो नहीं लिया जा रहा कि उधर पीपल्स पार्टी है तो इधर अब हम जो है वो आ जाते हैं? देखिए मैं पिछले असम्बली का हिस्सा था और शहबाज शरीफ साहब और मेरा और मुस्तफ़ा कमाल का एक ही इलाका है। शहबाज शरीफ साहब 5 साल से वज़ीर आज़म है और 5 रुपए का काम उसने NA 242 बल्दिया टाउन कराची को नहीं दिया।
और इसी तरह कराची पानी की बूंद बूंद को तरस रहे। इस साल भी सिर्फ 10 अरब रुपए के रखे, पिछले साल 3 अरब रखे थे। ग्रीन लाइन जो पिछले 7 साल से इल्तिवा का शिकार है और अगले 7 साल में भी मुमकिन नहीं है कि वो बन जाए। तो हम तो ये कहता है कि सिंध जहाँ 70% रेवेन्यू देता है वफाक को, जिसमें से NFC अवार्ड के तहत 57 में से 24% पंजाब को मिलते हैं, तो ये पंजाब सिर्फ लाहौर का नाम नहीं है। और आपने देखा कि मरियम बीबी के लाहौर को जो सुर्खी पाउडर लगाए थे वो तो एक बारिश से धो गए बल्कि डूब गए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जनूबी पंजाब भी एक इलाका है, पुटवार भी एक इलाका है, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है और खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान। लेकिन सर उसमें तो मरियम नवाज साहिबा की जो बात सामने आई थी, मरियम नवाज साहिबा ने उसका जवाब इसी तरह दिया था ना कि जो अपने सूबों में जो उनको जो बजट अलोकेट किया जाता है वो नहीं लगा रहे हैं वहाँ पर, तो वो ये कश्मीर में जाके क्या करेंगे। सो वो तो उल्टा ये कह रही है कि जी पीपल्स पार्टी खुद सिंध में काम नहीं कर रही। सही बात है। देखिए नाजिया के साथ मेरे भाई ने भी कहा कि सही बात है, तो मेरे भाई मैं आपको वकीलों दलाल से बात करूंगा जी। ये जो ड्रामा था वो तो जीबी में भी उन्होंने आवाज बोला था कि जीबी वालों को कराची चाहिए या लाहौर चाहिए, तो जीबी वालों ने मुंह पे तमाचा मार के बिलावल का कराची कबूल किए, CCD का लाहौर रिजेक्ट किया। तो आपके सामने की बात है। और फिर नवाज शरीफ साहब को जहां उन्होंने संभाल के रखा हुआ था 2019 के इलेक्शन में के लिए, वो जब जीबी गए वहां पे उन्होंने कहा वोट मांगने के बजाय मुझे निकाला। कादिर खान मंदोखेल साहब, मंदोखेल साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और जी जी प्लीज प्लीज। यही फिर नवाज शरीफ साहब जब आजाद कश्मीर गए वहां पे उन्होंने कहा कि 10 साल पहले जो मैंने काम किए किसी वज़ीर आज़म किसी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया है। उनको ये नहीं पता था कि पिछले 5 साल से उनका छोटा भाई वज़ीर आज़म है, शायद वो दिल से अभी भी उसको कबूल नहीं कर रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने शर्तें रखी थी शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत कबूल करने के लिए कि मेरे बेटी को सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बना दे, मेरे समधी को नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा बना दे, मेरे स्कूल के दोस्त को बमाया बांजी को वफाकी वज़ीर बना दे। तो ये तो दिल से अभी भी कबूल नहीं करे। और आपके सामने अभी पिछले हफ्ते की बात उसने कहा कि शहबाज शरीफ साहब कहूँगा मुझे वज़ीर आज़म बना दे, यानी वो अभी भी ख्वाहिश रखा है कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाऊं। नून लीग से मैं कहता हूं कि आपके पास 170 का फिगर मौजूद है, 169 पे वज़ीर आज़म बनता है, छोड़ दो, स्टेप डाउन कर दो, बड़े भाई को मौका दो, वो बेचारा तो आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए भी तैयार हो गया। वैसे कादिर खान मंदोखेल साहब आप जो जिक्र कर रहे थे, देखें आप बेहतर बिल्कुल समझते हैं, आप ज़्यादा ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं, पूरे मुल्क की डायनामिक्स तो एक तरीके से नहीं है। जब हम जीबी का जिक्र करते हैं वहाँ पर हम आपकी जो इस वक्त के वज़ीर आला हैं उनको पर्सनली अगर मैं जितना करीब से मैंने उनको देखा है, अमजद हुसैन साहब बहुत उन्होंने अपने इलाके के लिए भी काम किया और वैसे भी जीबी का बड़ा दर्द दिल रखते हैं। कल भी जिस तरीके से वहाँ पर स्कर्दू और गिलगित की जो रोड थी वहाँ पर मौजूद थे, तो वहाँ की आवाम ने बिल्कुल सही फैसला किया होगा अपने मुताबिक। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सिंध की सूरत हाल तो मंदोखेल साहब बहुत बुरी है, बहुत अजीब है। हमारा खुद भी जब विजिट होता है तो बड़ा दिल जो है वो दुखता है, चाहे रोड़ी की हम बात करें, सक्खर की बात करें या ठट्ठा की बात करें, बहुत सारे ऐसे इलाकों में प्रॉब्लम्स है। तो डिफरेंट डायनामिक्स तो हैं जिसकी वजह से वहाँ की आवाम जो है वो अपने नुमाइंदे भी तब्दील करती रहती है और आवाम जो है वो करती रहती होगी बाकी भी तब्दीलियाँ। और पीपल्स पार्टी का एक टेन्योर गुजरा भी है पहले भी कश्मीर के अंदर, तो शायद कश्मीर की आवाम इस दफ़ा जो है वो मुख्तलिफ फैसला करना चाह रही हो। और जहाँ तक रही बात पंजाब की, सो बहुत सारे तज्ज़ियाकारों की राय है कि पंजाब में इस दफ़ा हमने देखा है कि लाहौर से हट के भी मुख्तलिफ जगहों पर काम हुआ है। क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल पे? देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर ये बात तो कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि नून लीग मीडिया को खरीदती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ आपके चैनल समेत, लेकिन कोई लोग कोई मीडिया वाले खरीद चुके हैं यानी बिक चुके हैं, और कोई मीडिया वाले जो ना वो CCD के डर से, पीका ऑर्डिनेंस के डर से खामोश है। लेकिन आप मुझे बता दो कि जिस लाहौर को वो पंजाब समझ रहे हैं उसकी सुर्खी पाउडर तो एक बारिश में डूब गई है। आपके सामने की बात है, आप वो शायद वहां पे गए होंगे लाहौर भी। फिर कराची की अगर आप बात करें, यहाँ 18 साल से पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है और यहाँ 18 साल में 10 साल MQM हमारे साथ थी और टॉप की वजारतें 3 मेयर और 14 साल का गवर्नर भी हमारे साथ थे। और फिर इस वक्त भी कराची में 1700 अरब रुपए के तरक्याती काम चल रहे हैं। और मैंने आपको पहले सेगमेंट में आपको ये चीज बताई थी कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ इलेक्शन के लिए तो चले आ जाते हैं, मगर 2 रुपए का कराची को देने को तैयार नहीं है। फिर एक और आपको डायनामिक बताऊं कराची का
जो टोटल एरिया है उसका 62% वफाकी अदारों के पास है, यानी DHA है, कंटोनमेंट है, स्टील मिल है, पोर्ट कासम है, नेवी है, एयरफोर्स है, वगैरह वगैरह। 38% जो ना सिंध हुकूमत के पास है। 38% की भी 25 टाउन है, उस 25 टाउन में 13 टाउन पीपल्स पार्टी के पास है, 3 PTI के पास है और 9 टाउन जमात इस्लामी के पास। मगर मलबा सारा हमारे सर पे, 100% काम हमारे सर पे। और फिर वफाक का ये हाल है कि वो तो मंदोखिल साहब बाकी सिंध की क्या बात है? पैसा दे रहे हैं, न वो ग्रीन लाइन को पैसे दे रहे हैं, न कराची की तरक्याती के लिए का पैसा दे रहे हैं। मुंह उठा के इलेक्शन के लिए आ जाते हैं शहबाज शरीफ। बिल्कुल गलत करते हैं अगर शहबाज शरीफ साहब इस तरह करते हैं, और वहां पर उनको अपने हल्के पे भी तवज्जो देनी चाहिए। इस बात में हम बिल्कुल आपके साथ हैं। लेकिन मंदोखिल साहब बाकी सिंध की भी तो सूरत हाल देखें ना। 1100 अरब रुपए का ऐलान किया था, 11 रुपए नहीं दिए है। मेरे भाई ये तो हकायक है ना, मैं तो वकील आदमी हूँ तो दलाल से बात करूंगा। बताया कोई मेरी बातों को झुठला दे। सर अगर हम वापस आए आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर, अपने सूबों की हम बाद में बात कर लेंगे। अभी फ़िलहाल जो कश्मीर की सिचुएशन है इसमें भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का आपने ख़ुद भी जिक्र किया, और यही मेरा इससे पहले भी यही सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो साफ़ और शफाफ इंतखाबात करा पाएगा, और वही अब सवालात उठ रहे हैं कि वो नहीं करवा पा रहे हैं। आपने कहा मीडिया जो है वो बिक जाता है, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी PMLN के हाथों कहीं जो है वो इस वजह से तो नहीं हो रहा है सब कुछ? देखिए नाजिया, तो मैं फिर दोबारा ये कहूंगा, मैं तो दलाइल आपके सामने रख रहा हूँ कि जब एक सिटिंग वज़ीर आला बमाए वालिद मोहतरम और 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे, वो वहां पे स्टेज पे खड़ी होके 2 दिन पहले, यानी 2 दिन पहले जो इन्हें जलसा किए, उस स्टेज पे खड़े होके वो तरक्याती कामों का वसूल का ऐलान कर रही है, तो इसको प्री पोल रिगिंग नहीं कहूं तो क्या नाम दूं? और तो सर इसके लिए कोई इंक्वायरी, कोई तहकीकात आप लोग कोई कराने का सोचेंगे? मंदोखिल साहब दोबारा से फिर सेटलमेंट हो जाती है। क्योंकि अभी सेकंड फेज जो है उसमें कुछ दिन बाकी है। अगर आप लोग अभी इंक्वायरी पे डाल तो शायद हो सकता है कि जो अगले 2 मरहले हैं उसमें हमें थोड़ी बहुत शफाफियत नजर आ जाए, क्योंकि हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जब इलेक्शन खत्म हो जाए तो उसके बाद हम जो भी हुकूमत आए उसमें हम सिर्फ यही सुनते रहें कि जी धांधली हुई है, धांधली हुई है। हम चाहते हैं कि कश्मीर के कॉज पे उसके बाद काम हो, कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। मेरी बहन, आपके सामने जो मैं एतराजात उठा रहा हूँ, मेरे चेयरमैन के प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, मेरे बाकी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक आपने देखी होगी, ये सारी तो कंप्लेन और रिटन कंप्लेन भी दाखिल कर चुके हैं। एक शख्स जो पटवारियों से भी गुजरा जो ना किरदार अदा कर रहे GP के इलेक्शन कमीशन की तरह, अब उसका क्या करेंगे? मैं आपके सामने फिर दोबारा रिपीट करता हूं कि जो गुंडे बैलेट बॉक्स उठा के गाड़ियों में फुटेज आ गई है, वीडियो आ गई है, जो हमारे कारकुन को शहीद करके और 3 को जख्मी की है, और फिर ये तरक्याती कामों का ऐलान करके, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सतूपी के सोया हुआ है, तो उसको क्या करेंगे? डंडे मार मार के उसको जो है जगा ले, क्या करें? आप बता दे तरीका। ये तो हम नहीं कर सकते। बात तो आप बिल्कुल ठीक, गैरत जगाने की कोशिश करेंगे, हम जमीर जगाने की कोशिश करेंगे। अगर उसके अंदर जमीर हो, मैं ये कहूंगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफा मुगल का ये ख्याल है कि मैं शफाफ इलेक्शन करा के मुगल आजम फिल्म मेरे ऊपर बनेगी। ना बाबा, मुगल आजम फिल्म नहीं, खलनायक फिल्म तेरे ऊपर बनेगी अगर अगले 2 मरहलों का इलेक्शन भी इसी तरह कराया। नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। इंतखाबी अमल को साफ और शफाफ तो ज़रूर होना चाहिए, और पुरअमन भी बनाने की कोशिश जो है वो इलेक्शन कमीशन पे ही आयद होती है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, आपने इतना वक्त दिया। और बात तो यही हो रही है कि कश्मीर में अगले के 2 मरहले किस तरह होंगे, क्योंकि सबसे पहली जो बात इस वक्त आ रही है कि इंतखाबी अमल एटलीस्ट पुरअमन तो हो, साफ और शफाफ, उसके बाद हम देखेंगे। छोटी सी ब्रेक लेना चाहेंगे, हेडलाइंस का वक्त हो जाता है, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे बग़ैर सर्जरी के खूबसूरती में इजाफा करने वाले इलाज, जैसे बोटॉक्स हो गए, फिलर्स हो गए, लेज़र्स, दीगर एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स जो होते हैं वो तेज़ी से मकबूल हो रहे हैं।
ताहम माहिरीन का ये कहना है कि हर इलाज हर फर्द के लिए यकसा मौजूद नहीं होता, इसलिए किसी भी प्रोसीजर से पहले मुस्तनद माहिर डॉक्टर से मशवरा करना कितना ज़रूरी है। इसी तरह एस्थेटिक क्लिनिक का इंतखाब करते वक्त डॉक्टर की पेशावराना महारत, क्लिनिक का लाइसेंस, सफाई के मयारात, मायारी और मंजूर शुदा मसनूआत का इस्तेमाल और मरीज़ को दी जाने वाली मुकम्मल रहनुमाई जैसे अवामिल पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। खूबसूरती सिर्फ ज़ाहिरी तब्दीली का नाम नहीं है, बल्कि महफूज, मदाराना और साइंसी बुनियादों पर किया जाने वाला इलाज ही बेहतरीन नताइज की ज़मानत होता है। तो आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बग़ैर सर्जरी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स किस हद तक जो हैं वो मौसर होती हैं। मतलब कि अगर आप एस्थेटिक क्लिनिक में जा रहे हैं और आप कोई प्रोसीजर करवा रहे हैं तो गोया उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पहले देखना और ये एक यकीन ख़ुद को दिलाना कि हाँ ये क्लिनिक भी बिल्कुल ऑथेंटिक है और यहाँ की जितना स्टाफ है वो प्रॉपरली ट्रेंड है, ये एक ख़ुद को भी मुतमईन करने के लिए ज़रूरी है और वैसे भी आपकी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। ये हम जानेंगे डॉक्टर साहिबा से ही। सो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तैयबा किरण, एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम तैयबा। सलाम। थैंक यू सो वेरी मच तैयबा फॉर जॉइनिंग अस। आजकल बहुत ही ज़्यादा ये एस्थेटिक्स क्लिनिक्स का रुझान बढ़ गया है और लोगों का भी इस तरफ रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि वो प्रोसीजर्स करवाते हैं। सो प्रोसीजर कराना ठीक है, आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो ये बात, जैसे आपने कहा कि हर प्रोसीजर या हर किसी के लिए नहीं हो सकता। बहुत से लोग तो खुद ही से डिसाइड करके आ जाते हैं कि हमें ये करवाना है, इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या किसी उनके जानने वाले ने करवाया होता है उससे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रोसीजर उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होता। इस वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम और वो बजाय बेहतर लगने के बुरा लग सकता है पहले से भी ज़्यादा। ठीक, तो इसलिए इट्स बेटर कि पहले डॉक्टर से एक प्रॉपर कंसल्टेशन लें, आप डॉक्टर की बात को समझने की कोशिश करें कि ये जो आप करवाना चाह रहे हैं आपके लिए बेनिफिशियल है, इससे आप पे अच्छा लगेगा या आपको इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें। ठीक, लेकिन तैयबा नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स अपने पैसे बनाने के लिए भी आपको ये सजेस्ट करते हैं कि हाँ जी आप ये वाला प्रोसीजर करा लो, ये वाला प्रोसीजर करा लो, इवन तो अगर आपको नहीं भी हो ज़रूरत। इस बारे में क्या कहें? हाँ, क्योंकि देखिए जब भी अब जैसे एस्थेटिक का ना एक ट्रेंड बन गया है ना, और अब ये है कि जब ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, जैसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए उसी तरह से डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए। अब एथिक्स की बात आ जाती है कि अब ये तो डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो अपने पेशेंट के साथ कितना लॉयल है। अगर तो एक लॉयल डॉक्टर है तो वो डेफिनेटली पेशेंट को वही सजेस्ट करेगा जो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होगा, ना कि डॉक्टर के लिए अपने लिए। वेरी ट्रू। वैसे नाजरीन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके भी कोई सवालात हैं तो आप भी हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। गेस्ट से कोई सवाल करना चाहते हैं, हमारा राब्ता नंबर है 05155583333। कोई भी स्किन से रिलेटेड आपका सवाल है आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सपोज अब किसी को जो है बहुत ज़्यादा एक्नी हो या फिर अब पुराना एक्नी हुआ हो और उसके स्कार्स रह गए हो, सो क्या उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर ही, मतलब कि एक एस्थेटिक जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसमें इंजेक्शंस, नीडल्स भी इन्वॉल्व होती हैं, वही ज़रूरी है या नहीं, उसके अलावा भी उसका कोई एक इलाज मुमकिन है? ऐसा है कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्कार्स, 4 to 5 टाइप्स के स्कार्स होते हैं ना। तो कुछ स्कार्स तो ऐसे होते हैं जिसके लिए प्रोसीजर भी नहीं ज़रूरी होता, इंजेक्शन भी कुछ भी नहीं ज़रूरी होता, विद टाइम खुद ही से ठीक हो जाता है। बट अब अगर एक स्कार है, आपने देखा होगा जिनको हम डिचेस बोलते हैं, स्किन में खड्डे खड्डे से बन जाते हैं, उसके लिए तो प्रोसीजर ही होता है डेफिनेटली, और सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक्नी स्कार से पिगमेंटेशन बन जाती है, अगर तो लाइट होती है तो वो विद टाइम ही ठीक हो जाती है, या कुछ टॉपिकल क्रीम्स। और अगर पिगमेंटेशन ज़्यादा हो या बहुत स्ट्रिबन हो, ठीक नहीं हो रही, तो फिर उसके लिए हम लेज़र प्रोसीजर करते हैं, पीको लेज़र जिसको बोलते हैं, उसके 1 or 2 सेशन से ही वो बहुत बेहतर हो जाती है। अच्छा, ये पिगमेंटेशन के लिए कहा जाता है मेसोथेरेपी भी अच्छी होती है? हाँ, मेसोथेरेपी बहुत अच्छी होती है। इवन अगर ये पिगमेंटेशन आफ्टर एक्नी है या मलाजमा की है, उसके लिए मेसोथेरेपी बहुत अच्छी होती है। बट मेसोथेरेपी एक प्रोसीजर का नाम है, वी हैव टू इंजेक्ट समथिंग ना, वो जो इंजेक्शन स्किन के अंदर लग रहा है मेसोडर्म में, दैट इज मेसोथेरेपी। अब ये बहुत डिपेंड करता है कि वो जो इंजेक्शन है उसके अंदर हम इंजेक्ट क्या कर रहे हैं, जो
प्रोडक्ट है वो। इसमें हम डेफिनेटली अगर आप सर्टिफाइड डॉक्टर के पास गए हैं, उसके साथ आपका ट्रस्ट लेवल है, सो देन आप उसकी प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। लेकिन उसमें भी देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो हम इंजेक्ट कर सकते हैं। पेशेंट का अपना प्लाज्मा इंजेक्ट कर सकते हैं, ब्राइटनिंग सीरम्स इंजेक्ट कर सकते हैं, और स्कार्स के लिए डिफरेंट सीरम्स होते हैं वो इंजेक्ट कर सकते हैं। तो देयर आर सेम इज द केस विद एक्सोसोम भी। हाँ, एक्सोसोम भी इंजेक्टेबल है, और इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी आती है कि इसको इंजेक्ट करना चाहिए या इसको जस्ट माइक्रो नीडलिंग से करना चाहिए, इससे डीएनए, तो वो कुछ एथिकली और ये ऐसा होता है। तो इट्स बेटर कि इसकी सिर्फ माइक्रो नीडलिंग की जाए, क्योंकि इसमें भी देन आगे प्लांट बेस एंड एनिमल बेस है कि कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है ना। ओके, सो ये मेसोथेरेपी और एक्सोसोम, इन दोनों के लिए उससे पहले आप तो कह रही हैं कि एक्सोसोम जो है वो आप लें ही माइक्रो नीडलिंग के जरिए, अदरवाइज बहुत सारे प्रोसीजर में मैंने ये देखा कि पहले माइक्रो नीडलिंग होती है और उसके बाद जो है वो आप जाते हैं मेसोथेरेपी की तरफ या एक्सोसोम की तरफ। माइक्रो नीडलिंग भी एक प्रोसीजर का नाम है जो डॉक्टर, इसमें डॉक्टर की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मैं तो दोनों प्रोसीजर्स कंबाइन करके, हाँ एग्जैक्टली कंबाइन करके ही ना, सेम डे क्योंकि पेशेंट के पास इतना टाइम नहीं होता। पहले वो एक दफा मेसोथेरेपी करवाने आए, नेक्स्ट टाइम माइक्रो नीडलिंग करवाने आए, और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। अगर पेशेंट के लिए नुकसान हो के दोबारा बुलाएं तो फिर तो नहीं हो सकता, बट पेशेंट को इससे कोई ऐसा नुकसान नहीं होता अगर हम दोनों प्रोसीजर कंबाइन करके सेम डे पे कर दें। सिंपली माइक्रो नीडलिंग जो होती है, इससे आपकी स्किन को क्या फायदा पहुंचता है? माइक्रो नीडलिंग से ना हम अपनी जो स्किन होती है, जिस भी एरिया पे कर रहे होते हैं, वहाँ पे माइक्रो चैनल्स बना रहे होते हैं। ठीक है, आप आसान लफ्ज में ये कह सकते हैं हम एक इंजरी कॉज कर रहे हैं इन स्किन माइक्रो लेवल पे। हाँ, माइक्रो लेवल पे हम स्किन को पंक्चर करते हैं। जब भी स्किन पंक्चर होती है, नेचुरली वहाँ पे कोलेजन बनता है, क्योंकि स्किन ने अपने आप को हील करना होता है। जब वहाँ पे कोलेजन बनता है, तो वो जो अब कोलेजन है वो तो हेल्दी स्किन सेल्स हैं। अब हमने जिस भी पर्पस के लिए माइक्रो नीडलिंग की है, अगर हमने पिगमेंटेशन के लिए किया है, जब कोलेजन बनेगा तो वहाँ पे हेल्दी सेल्स आ जाएंगे। आइदर इट्स फॉर एंटी एजिंग, अगर फाइन लाइंस हैं तो वहाँ पे जब कोलेजन बनेगा तो फाइन लाइंस बेहतर हो जाएंगे। सो ये डॉक्टर मेसोथेरेपी को पिगमेंटेशन के लिए भी यूज करते हैं और डार्क सर्कल्स के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि डार्क सर्कल्स की भी टाइप्स हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे भी पिगमेंटेशन ही होती है, और या स्किन बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है तो पिगमेंटेशन हो जाती है, वहाँ पे भी हमें कोलेजन ही प्रोड्यूस करवाना तो फिर वो कैसा मरहला आता है कि जब आपकी आई, जो अंडर आई, ये सब इतने डार्क होते हैं कि आप लेज़र का इंतखाब करते हैं और मेसोथेरेपी का नहीं करते? देखिए, अभी मैंने पहले जैसे आपको बताया था कि हम पीको लेज़र करते हैं फॉर पिगमेंटेशन। ठीक है, क्योंकि डार्क सर्कल्स में अब अगर हम मेसोथेरेपी कर रहे हैं, हाँ मेसोथेरेपी कर रहे हैं तो हम कोलेजन बनवा रहे हैं। अगर लेज़र कर रहे हैं वो इंस्टेंट है, जल्दी से आपका अगर किसी को जल्दी रिजल्ट्स चाहिए तो हम वहाँ पे लेजर कर देते हैं कि पिगमेंट चला जाए, बट उसको हमने ट्रीट एसएच नहीं किया क्योंकि कॉज तो स्टिल वहीं पे है, अभी कोलेजन नहीं बना। अच्छा, मुझे ये बताइए क्यों स्विच किस लिए होता है? वो प्रोसीजर या आपके फेस पे खड्डे होते हैं उस वजह से होता है, या फिर जो है वो उसको सिर्फ स्मूथ आउट करता है? व्हाट इज दैट? क्यू स्विच जो है वो पिगमेंटेशन के लिए होता है, कुछ टाइटनिंग के लिए नहीं होता है, लाइटनिंग, पिगमेंटेशन, इस तरह से, क्योंकि उसका काम पिगमेंट को तोड़ना ही होता है। अब आइदर वो टैनिंग की वजह से हो गई है, मलाजमा की वजह से हो गई है, डार्क सर्कल्स की वजह से, कोई भी पिगमेंट। सो हाउ मेनी प्रोसीजर्स आर देयर कि जो फेस पे बेसिकली आप एस्थेटिशियंस करवाते हैं? There are a lot of procedures. Okay, that we don't know. अच्छा, let's talk about the PDRN treatment. वो क्या होती है? क्योंकि बहुत कम हम इस हवाले से बात करते हैं। PDRN जो होता है, इसको अगर हम आसान उसमें कहें तो इट्स अ स्किन बूस्टर। ये भी न्यूक्लिक एसिड ही होता है, पॉलीडाइऑक्सिक न्यूक्लिक एसिड होता है। इसको भी इंजेक्ट ही करते हैं। इसके एंटी एजिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। उसके अलावा अंडर आई भी करते हैं। और व्हाट्स द परफेक्ट एज? आप किसी भी एज ग्रुप में ले सकते हैं या ले तो सकते हैं, बट बहुत अगर यंग एज है तो फिर तो नहीं। बहुत यंग से मुराद क्या, 25 तक नहीं लेना चाहिए? 18, क्योंकि हमारे पास 16 इयर्स वाले भी आ जाते हैं। अच्छा, वो तो बहुत यंग है ना। हाँ, इस तरह व्हाई डू दे इवन नीड इट प्रोसीजर? क्योंकि दे गॉट इन्फ्लुएंस फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स, फ्रेंड्स, दीस किड्स। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं, कुछ लोगों को ये होता है, जैसे सपोज मुझे गुस्सा आता है तो मेरी यहाँ ना 1-2 लाइंस आती हैं, ठीक है, उसके लिए ये होता है कि या तो आप बोटॉक्स करवा लें और या फिलर्स लगवा दें, लेकिन कुछ अरसे बाद जो है वो एक ख़त्म हो जाती है, आपकी स्किन ही उसको एब्जॉर्ब कर लेती है कि नहीं भी करती है। सो विच प्रोसीजर यू थिंक कि इज़ बेस्ट, जो कि देर पा भी उसका असर रहे लेकिन वो कोई उसका नुकसान भी ना हो? जो बोटॉक्स होता है उसका कोई नुकसान नहीं होता। इवन उसको अगर हम कॉस्मेटिक को छोड़ दें, वैसे भी मेडिकली यूज़ किया जाता है।
जैसे जिन लोगों को अल्सर्स होते हैं, स्टमक अल्सर्स होते हैं, उनके लिए यूज़ होता है, पाइल्स में यूज़ होता है, हेमोरॉइड्स की सर्जरी में यूज़ होता है कि हम उस जो भी मसल होता है उसको रिलैक्स कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो बोटॉक्स का कोई जैसे वो है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। और बोटॉक्स जस्ट आपके मसल को फॉर अ टाइम बिंग रिलैक्स करते हैं, जस्ट रिलैक्स करते हैं। 3 to 4, 5, 6 मंथ्स में वो खुद ही से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और जब वो ख़त्म होता है तो लोगों को लगता है पता नहीं अब तो हम क्या ही बन जाएंगे, कुछ भी नहीं होता। जैसा आपका मसल 4-5 मंथ्स पहले होता है बिफोर द प्रोसीजर, बिल्कुल उसी हालत में वापस आ जाता है। 4-5 महीने बाद आपको दोबारा करवाना होता है। हाँ, यू हैव टू टेक इट ट्वाइस अ ईयर। ठीक है। अच्छा, आईवी ड्रिप, आईवी ड्रिप्स में कितनी फॉर्म्स होती हैं? कौन कौन सी ड्रिप्स जो है वो इसमें होती हैं, या आईवी ड्रिप एक ही होती है? आईवी ड्रिप तो बहुत तरह की होती है ना। आईवी में हम ब्लो ड्रिप्स लगा सकते हैं, हम एनर्जी बूस्टर्स लगा सकते हैं, मल्टीविटामिन की ड्रिप हो सकती है। अच्छा, बहुत सारे फैट डिसॉल्विंग भी हो कहते हैं कि सकती है। ग्लूटाथायोन को आप अवॉइड किया करें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और ग्लूटाथायोन की एक बात जो ये है कि वो हर किसी पे काम नहीं करता। तो इसलिए अगर किसी को कोई गारंटी मांग रहे हो तो फिर तो इट्स बेटर कि उसको हम कहें कि आप ना ही लगवाएं, क्योंकि बाद में मसला होगा आपको। और ग्लूटाथायोन में अगर तो 3 to 4 सेशंस में रिजल्ट आ गए तो फिर तो यू कैन कंटिन्यू, अगर नहीं आया तो फिर यू हैव टू अवॉइड इट, क्योंकि उसमें फिर रिजल्ट्स आएंगे नहीं। बट इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। हाँ, आप आईवी ड्रिप्स को यूज़ करते हैं फॉर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स के लिए भी। हाँ जी। सो आपने क्या, आप वही अगेन बात आ जाती है फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इसको लें कि आपको किस चीज़ की कमी है उसकी आपको दी जाए? हाँ, आपको जो भी है आप उसमें डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। अब पहले लैब टेस्ट होते हैं, हम इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें B6, B12 का टेस्ट करवाते हैं, विटामिन डी का टेस्ट करवाते हैं, और इस तरह से टेस्ट करवा के फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस पेशेंट को क्या रिक्वायर्ड है। अच्छा, वैसे अगर जनरली कोई जो है वो आईवी ड्रिप्स की तरफ ना जाना चाहे, लेकिन वो मल्टी वाइटामिन्स जो कि आपको वैसे भी आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, बेहतर होते हैं, सो स्किन के हवाले से हम बात करें तो कौन सी मल्टी वाइटामिन्स लेने चाहिए हैं और डेली बेसिस हम वैसे ही रेगुलरली जो है वो ले सकते हैं? इट्स नॉट इवन, यू नो। सबसे ज़रूरी तो विटामिन ई है। ये हमारी स्किन, हेयर और नेल्स, जिस चीज़ में केराटिन है उसके लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज़ रियली गुड, मैग्नीशियम बहुत अच्छा है, और आयरन सप्लीमेंट्स अगर एनीमिक हैं, पिगमेंटेशन वाले लोग हैं तो उनको आयरन सप्लीमेंट ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर मैग्नीशियम जो है वो आप रात को डेली ही ले रहे हैं, जिससे आपकी मैं अपने सवाल की तरफ आऊंगी। एक हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। जी शफीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब। वालेकुम सलाम, शफीक बात कर रहा हूँ चिश्तिया से। मेरा सवाल ये है कि मैं अक्सर बाइक पे आता जाता हूँ ऑफिस, तो मेरी स्किन बर्न होती है तो छाइयाँ बन जाती हैं, तो कोई अच्छा सा मेरे लिए आप सन ब्लॉक सजेस्ट कर दें, और दूसरा कि मैं इन छाइयों से कैसे बच सकता हूँ। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया शफीक साहब आपके फ़ोन करने के लिए। जी डॉक्टर साहिबा, बाइक पे जाते हैं छाइयाँ बन जाती हैं। ठीक है, अब बाइक पे जा रहे हैं, धूप पे ना छाइयाँ इसलिए बन रही हैं कि धूप है, और वो जो पंजाब से हैं तो वहाँ पे धूप का और भी ज़्यादा वो है। तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि इनको सन ब्लॉक सबसे पहले इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर ये प्रोसीजर करवा भी लेते हैं, कोई भी SPF 60 या कोई आप खास रिकमेंड करना चाहिए? SPF 50 के बाद यूज़ कर सकते हैं। वो जो कहते हैं 100 और पता नहीं अब तो और भी 100 से भी ऊपर आ चुके हैं, इसका कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होता। SPF 50, 60 बहुत है। ठीक है, लेकिन अब जैसे वो बाइक पे सफ़र करते हैं तो उनको हर 4 घंटे के बाद जो हम एक दफ़ा अप्लाई करते हैं ना, SPF असल में तो सन प्रोटेक्शन है, वो 4 आवर्स तक प्रोटेक्शन दे सकते हैं, तो फिर उनको आफ्टर 4 आवर्स दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा सन ब्लॉक। और फिर सन ब्लॉक में ये बहुत डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप कैसी है। अगर तो किसी की ऑयली स्किन है तो उस बंदे को जेल बेस्ड सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए, अगर किसी की ड्राई स्किन है तो उसको फिर क्रीम बेस्ड यूज़ करना चाहिए। अच्छा, और अगर अब ऑलरेडी छाइयाँ बनी हुई हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर या क्या वो यूज़ कर सकते हैं? सबसे ज़रूरी तो जो है वो सन ब्लॉक ही है, प्रोटेक्शन। उससे जो बनी हुई छाइयाँ वो भी खत्म हो जाएंगी? बनी हुई नहीं खत्म होंगी, हाँ। लेकिन अगर वो प्रोटेक्शन नहीं करेंगे ना, सन प्रोटेक्शन, तो खराब वो फिर प्रोसीजर का भी असर नहीं होगा। ठीक है, सबसे ज़रूरी तो सन ब्लॉक। मॉर्निंग स्किन केयर में विटामिन सी उनको यूज़ करना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, सन की तरफ से ऑक्सीडेंट्स आ रहे होते हैं, तो वो कुछ हद तक प्रोटेक्शन दे सकता है। फिर उसके बाद नाइट केयर में डिपेंड करता है कि अब ये तो देख के वैसे ज़्यादा बेहतर पता चल सकता है, लेकिन कुछ सीरम्स आते हैं जैसे ग्लूटाथायोन का सीरम, अल्फा आर्ब्यूटिन, तो ये सीरम वो नाइट में अप्लाई करें तो उससे कुछ हद तक बेहतर हो सकती है। फिर हम ये 2 मंथ्स तक अगर तो मेडिसिन से ठीक हो रहा है इट्स गुड, अगर नहीं हो रहा तो फिर हमें प्रोसीजर की तरफ जाना। अच्छा डॉक्टर साहब, हर चीज़ में एडवांसमेंट जहाँ पर
आ रही है आजकल, हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं एक मार्केट को की जो है प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हुए, दैट इज़ कोलेजन, लेकिन उस कोलेजन को पीना है। हाँ, ऑयल कोलेजन शॉट्स आ पाउडर, गए हाँ, तो पाउडर कैप्सूल्स भी भी आ हैं, रहे शॉर्ट्स भी हैं, हैं, हाँ हर वो तरह शॉर्ट्स से टाइप हैं। जो है, ये ले सकते हैं क्योंकि 25 इयर्स के बाद कोलेजन बनता नहीं है ना। अच्छा। हमारी बॉडी से हर साल 5% कम होना शुरू हो बट जाता यू है। नेवर नो कि कौन सा ऑथेंटिक है, कहाँ का कोलेजन लेना चाहिए, इवन इफ इट इज। अब इसमें भी मैं ये सवाल पूछना चाहूँ, जैसे हम कहते हैं ना कि महंगे कपड़े हैं तो अच्छे होंगे, बहुत महंगा कोलेजन भी बिकता है लेकिन फिर बहुत सस्ता भी आ जाता है, तो अब बंदा क्या करे? देखिए, मैं तो कभी भी नहीं कहती कि जो महंगी चीज़ है वही अच्छी होगी। ठीक। कभी ऐसा होता है कि सस्ती चीज़ भी अच्छी हो सकती है। True. इसमें सबसे बेहतर ये है क्योंकि हर किसी ने बनाना भी शुरू कर दिया। पाकिस्तान की एक ड्रग अथॉरिटी है ड्रैप के नाम से। अगर आप कोई भी चीज़ सच आपको नहीं समझ आ रही है ऑथेंटिक और नॉट, जो मेड इन पाकिस्तान है, तो आप ये देख लें कि वो ड्रैप से अप्रूव्ड है या नहीं। अगर कोलेजन पाउडर वैसे बनता किन किन चीज़ों से? ये तो अब डिपेंड करता है कि उन्होंने सिंथेटिक बनाया है या किस उससे बनाया है। कोलेजन तो हमारे खानों में भी होता है, तो अब डिपेंड करता है ना कि बनाने वाले ने किस या चीज़ से वैसे हम बनाया है। सूप पी लेते व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस कोलेजन, ये आपने करता क्या है? कोलेजन बनाता है ना, हमारी स्किन में कोलेजन है। जिसको हम कोलेजन पंक्चर क्या करके करता है? बनाने हाँ, की जो कोशिश हम करते हैं। माइक्रोनीडिंग से बनवा रहे थे वही। वही, ये अगर हाँ। कोलेजन खत्म हो जाएगा तो हमारी स्किन सारी लूज हो जाएगी, अच्छा। रिंकल्स पड़ जाएंगे, इस तरह से। It doesn't get कोलेजन का like काम इलास्टिसिटी है, स्किन को प्लम्प रखना, ये सब काम है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे वैसे इफेक्टिव सीरम्स बता दें जो कि हर स्किन टाइप के, ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई स्किन ऑयली है या नहीं है, जो हर स्किन टाइप के लिए जो है उसको मॉइस्चर रखने के लिए और उसको हाइड्रेट रखने के लिए बेहतर है। सबसे ज़रूरी तो विटामिन सी है जो आपने मॉर्निंग में लगाना है, लेकिन इससे किसी को ऐसा होता है कि पर्जिंग स्टार्ट हो जाती है क्योंकि इट्स एन एक्टिव इंग्रेडिएंट। अगर तो पर्जिंग हो जाती है तो फिर ना लगाएं, बट अगर सूट करे तो इट्स रियली गुड। ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर आप एक मॉइस्चराइज़र लगा लें या हियालुरोनिक एसिड लगा लें। हियालुरोनिक एसिड या मॉइस्चराइज़र जब हम लगाते हैं वो स्किन को लॉक भी कर देते हैं और बहुत अच्छे से हमारी स्किन में हाइड्रेशन हो जाती है। हाँ, और ये हम सुबह में लगाएं। हाँ, ये विटामिन सी सुबह में लगाना है। हियालुरोनिक एसिड तो ट्वाइस अ डे भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। वेल डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ख़वातीन और हज़रात, हर चीज़ का हल ये निकलता है कि आप लोग कुछ भी प्रोसीजर करवाना चाहते हैं ज़रूर करवाएं प्रोसीजर, लेकिन डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करके करें, ताकि अगर आपने कोई एक ख़ास चार्ट फॉलो करना है और आप XYZ से स्टार्ट ले रहे हैं तो उसको ABC से स्टार्ट लें। या और अगेन पता बात हो आपको कि आपने एक के बाद कौन सी है। ट्रीटमेंट लेनी है, नेक्स्ट कौन सी लेनी है, और फिर उससे और नेक्स्ट वो कौन सी लेनी है। अगेन वही बात भी आ जाती है कि नीम हकीम खतरे जान। तो कोई भी एस्थेटिक क्लिनिक बनाने से उसको अच्छा एक एम्बियंस देने, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक अच्छा एस्थेटिक क्लिनिक भी होगा। आपको कंफर्म करना चाहिए कि वहाँ के जो डॉक्टर हजरात बैठे हुए हैं वो qualified वाकई हैं में भी हैं। सर्टिफाइड एंड क्वालिफाइड है कि नहीं। लेट्स टेक अ ब्रेक जी, वापस आएंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को हमारे कहीं साथ। मत रहे, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक व्यूवर्स। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है, वो है साफ़ पानी का, और बहुत सारे पाकिस्तान के साइड एरियाज़ ख़ुसूसन सिंध, साउथ पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर साफ़ पानी के लिए अभी भी ज़िंदगी जो है वो जद्दोजहद कर रही है। तो साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी के नाम से एक आलमी मिशन है जिसका नाम है बूंदे शम्स। पाकिस्तान से ये जारी सारी है, उम्मीद, खिदमत और जिद्दत की ये कहानी है जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने तिब के शोबे में अपनी पेशा वाराना खिदमात के साथ साथ इंसानियत की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया है, जो पेशे के एतबार से एक डॉक्टर और जज्बे के एतबार से एक इंसान दोस्त हैं। ये इस वक्त बूंदे शम्स के चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर हैं और एक आलमी समाजी ये इदारा है जो जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए दुनिया भर में इंसानी मसाइल के पायदार हल फराहम करने के लिए जो है वो इस वक्त सरगर्म अमल है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो बैनुल अक़वामी ऑपरेशन
मिशंस की क़यादत भी कर रहे हैं, आलमी शराकत दारियों के फ़रोग़ और ऐसे मनसूबों को वुसअत देने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं जो दुनिया भर की महरूम और मुतासरा आबादियों की ज़िंदगियों में मस्बत तब्दीली ला रहे हैं। सो आइए जानते हैं कि ये इदारा कैसे काम कर रहा है, क्योंकि ये इदारा शमसी तवानाई से चलने वाले जदीद वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम्स मुतारिफ करवा रहे हैं, जिनकी बदौलत कुदरती आफात, गुर्बत, बेघर होने और बुनियादी सहूलियात से महरूम होने वाले लाखों अफराद को साफ़ और महफूज पानी पीने को मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जी बूंदे शम्स जो चला रहे हैं और यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया चीफ ऑपरेशन ऑफिसर है। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अम्माद फ़ारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? ठीक है, बहुत खूब, नेकियों वाला काम कर रहे हैं आप। इसका आगाज़ कैसे हुआ बूंदे शम्स का? क्या सोच के आया आप? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप लोगों ने हमें मौका दिया जिसके प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम लोग अपना वर्क जो है वो शोकेस कर सक रहे हैं। बूंदे शम्स जो है वो हम लोगों ने 2014 के अंदर इसकी बुनियाद रखी और उस वक़्त हमारी सोच यही थी कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे साफ़ पीने के पानी की बहुत सख्त किल्लत है और क्योंकि आप सब जानते हैं कि पानी एक बुनियादी ज़रूरत है इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, तो जहाँ पे भी पानी साफ़ मौजूद नहीं है वहाँ पे भी लोग मजबूर हैं गंदा पानी पीने के लिए और उस गंदा पानी पीने से उनकी और उनके बच्चों की बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं और इवन जो माली वसाइल है वो बहुत सारे साल में इलाज के ऊपर जो है वो लग जाते हैं। तो इन अ सेंस वाटर जो है वो सिर्फ एक साफ़ पीने के पानी की बात नहीं है, पूरी एक ज़िंदगी का मामला है जो नस्ल दर नस्ल मुतासर हो रहा है। तो इसी सोच को रख के हम लोगों ने कहा अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए और पानी के लिए आगाज़ कहाँ से किया आपने? और साथ साथ ये भी बताइए कि आगाज़ करते हुए हम जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसा कदम उठाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे हमें ना रास्ते में रुकावटें नज़र आती हैं और वो कोशिश करती है कि हम वो काम जो है उसको अमली जामा ना पहना सके। तो क्या आपको भी ऐसी रुकावटें देखने में आई? बिल्कुल, देखें अच्छाई का सफ़र हमेशा जो है वो थोड़ा सा मुश्किल और तवील होता है, लेकिन जब आप एक हिम्मत करके ब्रेक थ्रूज अचीव करते हैं तो फिर कामयाबी भी आपको बड़ी मिलती है। और नेचुरली जब हमने पानी के ऊपर काम शुरू किया तो शुरू में हम लोगों ने जो मार्केट में नॉर्मल आरओ सिस्टम्स बड़ी पैमाने के ऊपर जो है वो डिप्लॉय हुए हैं, आज भी हमने भी वही इंस्टॉल किया अपने गाँव के अंदर चकवाल में। सही। और हमने वो लगाने के बाद हमें उन चीज़ों का अंदाज़ा हुआ कि उसकी जो मेंटेनेंस है, जो अपकीप है, वो करना इतना ज़्यादा मुश्किल और उसमें माली वसाइल इतने ज़्यादा चाहिए कि फ़लाई तौर पे तो उसको करना बिल्कुल नामुमकिन के जो है वो करीब है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कोई ऐसी डिवाइस तैयार करें जो कि स्केलेबल हो, बहुत कम मेहनत से मेंटेनेंस परफॉर्म कर ले और जो फंक्शन है वही आरओ और बुनियादी सारे पानी को साफ़ कर सके। उसी सोच को रख के फिर हम लोगों ने ये ओएसिस टेक्नोलॉजी इनोवेट की जो कि शमसी तवानाई के ऊपर चलती है और पानी को एक्सट्रैक्ट भी करती है, फ़िल्टर भी करती है और फिर स्टोरेज टैंक में स्टोर करती है जिससे लोग जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो ये ओएसिस क्या है, ज़रा बताइए इस टेक्नोलॉजी के हवाले से। बिल्कुल, ओएसिस का फुल फॉर्म है ऑफ ग्रिड एक्वा सोलर इंटीग्रेशन सिस्टम। ये एक 6 फुट बाई 4 फुट का एक कंटेनराइज्ड यूनिट है जिसके अंदर सोलर सिस्टम, फिल्ट्रेशन सिस्टम, पाइपिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी दीगर कंपोनेंट्स जो हैं वो हम लोगों ने इंस्टॉल किए हुए हैं जो कि हम लोग पसमानदा इलाकों में जाकर डिप्लॉय करते हैं और फिर वो फ्री ऑफ चार्ज उन लोगों को जो है वो साफ। आप लोग क्या बोरिंग पे करते हैं या किधर करते हैं, क्या करते हैं? और ये डिवाइस आप लोगों ने खुद बनाई थी, आपके इंजीनियर्स ने मिलके? बिल्कुल, ये हम खुद ही इंजीनियर्स हैं, मैं हूँ और मेरे छोटे भाई हैं हमजा फ़ारूक, ही इज़ द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये हम लोगों ने जो है वो बिल्कुल जैसे होता है ना स्टार्टअप, गैराज स्टार्टअप के कागज़ के ऊपर एक तस्वीर ड्रॉ की और उसको फिर बनाया आहिस्ता आहिस्ता। ज़ाहिर है जो अभी हम टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करा रहे हैं वो आज से 6 साल पहले वैसी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल R&D करते करते हम लोग यहाँ तक जो है वो पहुँचे। और आप लोग क्या करते हैं, इससे पानी साफ़ करते हैं या पानी नया जो है वो बोर करके निकालते हैं? हमारा जो है वो मॉडल जो है वो ये है कि हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग वाटर सोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें पॉन्ड भी हो सकता है, तालाब भी है,
बोरिंग भी है, किसी भी किस्म का करीबी वाटर सोर्स है, ठीक है, जिस भी इलाके को देना है उसके करीब कुछ पानी का सोर्स है, कुछ भी। क्योंकि हमने ये अपने एक्सपीरियंस में देखा कि जहाँ पे कुछ इंसान दुनिया में रह रहे हैं वहाँ पे यकीनी तौर पे आसपास कोई पानी तो है, बहुत आलूदा भी है लेकिन पानी है। अच्छा, बहुत आलूदा पानी भी ये साफ कर लेता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो अभी नैनो फिल्ट्रेशन के ऊपर काम करती है। और हम लोगों ने अभी जो सिस्टम मुतारिफ कराया है वो पहली दफ़ा आरओ का जो मकसद होता है मेन के TDS जो नमकियात को कम करना, वो आरओ के अलावा कोई और टेक्नोलॉजी नहीं थी जो काम कर सके। और आरओ को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर सोर्स चाहिए होती है, तो वो सोलर पे करना मुश्किल है। हमने जो अभी अपनी नैनो फिल्ट्रेशन के ज़रिए किया, अब हम सोलर के ऊपर ही नमकियात को भी कुछ लेवल तक जो है वो कम कर रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि इस सारे प्रोसेस में ये जो सारा अमल चल रहा है, इसमें अभी तक कितनी आप लोग लगा चुके हैं प्लांट्स और कितना जो है वो जगहों पर आप लोग पहुंच चुके हैं? बेसिकली अब अभी तक पहुंचा? बिल्कुल, देखें इसमें ये है कि अब तो हम अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के तकरीबन कोई 15 ममालिक के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन कब से स्टार्ट किया था आपने? ये 2014 से हमने किया था। और 15 ममालिक, उसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? उसके अंदर ज़्यादा देखें जो अंडरसर्व्ड मुल्क हैं, इंटरनेशनल जाने का कैसे ख्याल आया? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, वो बस हमें तो ऐसे है कि जहाँ जहाँ अल्लाह हमें रास्ता दिखा रहा है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। जब हमने शुरू किया तो नेचुरली पाकिस्तान हमारे बड़े दिल के करीब है और हमने पाकिस्तान से सफ़र अपना शुरू किया। और हम अभी मैन्युफैक्चरिंग भी इसकी पाकिस्तान में हमने रखी है, नौकरियाँ सारी पाकिस्तान में, सब कुछ है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त हम चारों सूबों के अंदर तकरीबन 400+ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चला रहे हैं। हमारा एक जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 10,000 लीटर साफ़ पीने के पानी की सलाहियत रखता है, जो कि 15 से 20 साल चलने की उस पैटर्न के ऊपर चलता है। आपने ये अपना जो प्रोजेक्ट है इसको गवर्नमेंट को आपने वो किया है ताकि, क्योंकि कराची में अगर सिंध में हम देखें तो पानी का इतना मसला है कि मतलब आपकी सिर्फ सोच है, राइट? सो वो भी वहाँ इनफैक्ट इनिशिएट कर सकती हैं, लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी भी हम लोग जो है वो ज़ाहिर है जब आप इस बड़े स्केल के ऊपर किसी भी मुल्क में काम करते हैं तो आपको गवर्नमेंट को इन्वॉल्व ही करना पड़ता है। तो हम लोग अभी हर सूबे के अंदर जो मकामी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, नुमाइंदे हैं, उनके साथ मिल के ये चीज़ जो है वो करते हैं। और आप कौन कौन से मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं प्लीज़ वो भी हम लोग पाकिस्तान में डेफिनेटली, उसके अलावा बांग्लादेश है, रोहिंग्या के मुसलमान के जो कैंप्स हैं उनमें हमने डिप्लॉय किया है। यमन में हमारे बॉक्सेस डिप्लॉयड हैं। हम लोग साउथ सूडान में हमने काम किया है। अभी हम ईस्ट अफ्रीका के अंदर अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज में, अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ के अंदर, क्योंकि जो उधर तक वसाइल नहीं पहुंच UK US जैसे ममालिक हैं वहाँ पे हमारे ऑफिसेस तो हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी फिर हमारी अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज़। अच्छा, तो ये डिफरेंट ममालिक में जो आप जाते हैं वहाँ की गवर्नमेंट आपके साथ ताउन करती है? हमें बिल्कुल नेचुरली पहले पूरी रजिस्ट्रेशंस मामलात अपने मुकम्मल करके, कंपनी रजिस्टर करवाना, फ्लाई इदारे रजिस्टर करवाना, ये सब कुछ करके सारे लवाजमात पूरे करने के बाद ही हम लोग जो है वो उधर सफ़र। और आप लोग का फंडिंग का प्रोसेस क्या होता है? हमारा जो है वो ये है कि हम लोग एक फलाई इदारा है, ग्लोबल सोशल एंटरप्राइज है। तो हम लोगों ने भी पाकिस्तान में भी ऐसे काम किया कि हमने बाहर के लोगों को कन्विंस किया है, हमारा डोनर बेस है UK US का ऑनलाइन, कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पीने के पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो आप हमें हेल्प करें हम लोगों तक जो है पहुंच सकें। तो हम लोग बाहर से डोनेशंस लेके पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिप्लॉय करते हैं। सो मुझे ये बताएं कि जब आप लोगों ने यहाँ पर अपना सारा पूरा सेटअप किया था और डिफरेंट सूबों में लगाने की कोशिश की थी और फिर बाहर जाके भी आप सेम काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में आपको चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने को मिलते हैं या फिर जो बाकी आप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं वहाँ पे? देखिए, इनमें जो है वो तो मुख्तलिफ मामलात देखने पड़ते हैं। पाकिस्तान में हमें थोड़ा सा मुश्किलात इसलिए क्योंकि हम खुद भी सीख रहे थे पहले चीज़ें। पहली दफ़ा तो हमेशा चीज़ जो है वो करना ज़रा मुश्किल होती है और हमने बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। अब ज़रा हम जब दूसरे ममालिक में जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा तैयारी से, पहले से हमें पता है, हम लॉयर्स इंगेज करते हैं, वसाइल भी पहले हमारे पास। अच्छा डॉक्टर साहब, आप खुद इंजीनियर हैं, मुझे ये बताएं कि IoT डिवाइसेस की मदद से रिमोट सेंसिंग के थ्रू आप लोग इस चीज़ को अगर कर रहे हैं तो इसको लार्ज स्केल पर लेकर जाए और हुकूमत इसको अगर ऑन करे इस प्रोजेक्ट को और आप लोगों से इसकी सारी सब कुछ ले, तो कितना ये पॉसिबल है कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त पानी का बहरान है और ऐसी जगह जहाँ पर अंडर सरफेस वाटर जो है, डैम्स का भी इस्तेमाल नहीं हो सकता कि वो गंदा पानी है, तो उनका भी पानी अगर इस्तेमाल में आ जाए तो आपकी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में पानी की किल्लत पर काबू पाया जा सकता है इस तरह के स्टेप्स लेकर? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान की पानी की किल्लत है वो एक क्राइसिस की सिचुएशन जो है वो इख्तियार कर चुकी हुई है, ठीक है।
और अंडरग्राउंड पहले आपने, हम जब बचपन में छोटे होते थे तो आप बोरिंग करते तो 30-40 पे पूरा 80-90 पे तो काम वो आप छोड़ देते थे बोरिंग करना, छोड़ देते। अब तो ये है कि 150 पे भी जाके आपको 5 मिनट का पानी जो है वो हो रहा है। तो मतलब ये कि वाटर टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर चुका है। इसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज है जिसके असरात अभी हमें बिल्कुल नज़र आना शुरू हुए हैं कि पाकिस्तान में आपको पता है बड़ा एक नॉर्म सा बन गया कि ये महीने हैं जिनमें सैलाब आना है, वरना तो बड़ा होता था ना कभी कभी सैलाब, अभी तो हमें पहले से पता है अगले साल किस टाइम पे आना ही है। तो ये सारी वजूहत हैं जिनकी वजह से पानी की किल्लत है, जिसको रेक्टिफाई करने के लिए जैसे आपने फरमाया, एक तो बहुत ज़रूरी है कि जो पानी अवेलेबल है उसको मोस्ट एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जाए, ज़ाया ना होने दिया जाए, और उसके बाद फिर न्यू वाटर के रिसोर्सेज जो हैं वो किसी तरह दरियाफ्त किए जाएँ। तो बिल्कुल हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो हमने तैयारी इस तरह की है स्केलेबल कि अगर पूरे ज़िले को पूरे सूबे को अगर आपने पानी साफ़ पीने का पानी प्रोवाइड करना है तो इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए किया जा सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी जो ये डिवाइस है उसको, उसमें जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, क्या वो भी ऑल पाकिस्तानी प्रोडक्ट हैं या वो आपको बाहर से जो है वो मंगवानी पड़ती है? इसमें देखें जो कुछ कंपोनेंट्स हैं वो कुछ हमें पाकिस्तान से मिल जाते हैं और कुछ नेचुरली हमें चाइना से, बाकी दीगर ममालिक से जो है वो एक्वायर करने पड़ते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग उनकी हो रही है। लेकिन हम लोग जो है वो सारे कंपोनेंट्स इंपोर्ट करके हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी जो असेंबली है वो इधर ही हो, जितनी लेबर वर्कफोर्स हम क्रिएट कर रहे हैं वो सारी पाकिस्तान में ही हो, जितनी फंडिंग हमें आ रही है वो पाकिस्तान में आए, जितना पाकिस्तान का फ़ायदा हो सकता है हम कोशिश करते हैं इसने काम। ठीक। अच्छा, जब आपने वैसे ये स्टार्ट किया था तो तब आपने क्या अपने असासे से सीख किया था या फिर उस वक्त आप लोगों को फंडिंग हासिल थी तो तब आपने शुरुआत की? बिल्कुल, एक मेरा भाई है हमजा, ही वाज स्टडिंग अंडर ग्रेड फ्रॉम US, उसके कॉलेज में कंपटीशन हुआ था फॉर दिस पर्पस और वो उसमें उसने पार्टिसिपेट किया एंड ही वॉन। ठीक है, उस वक्त हमें वो $10,000 उन्होंने दिए, डेविस पीस प्रोजेक्ट था टू डू समथिंग गुड। हमने उस अमाउंट से अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो मैंने आपको बताया, RO सिस्टम, वो भी लगा हुआ है हमारे भाई घर में। अब भाई घर में हमने शुरू किया और हमारी सोच उस वक्त तो इतनी थी कि बस किसी को साफ पीने का पानी मिल जाए, हम एडवोकेसी कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से तो वो भी कामयाब था। लेकिन जब वो हमने लगाया तो उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि ये कितनी ज़रूरत है, पूरे ज़रूरत है बिल्कुल। और उसके बाद सिर्फ ये कि लगाने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि क्या वजूहत है जिनकी वजह से लगा के अभी पूरे पाकिस्तान में आप देख लें, इनफैक्ट पूरी दुनिया में वाटर प्रोजेक्ट्स तो लग जाते हैं लेकिन 2 महीने से ज़्यादा चलते नहीं। मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने इसको अप्लाई किया है समंदर के पानी पे? हमने किया है। इसमें यह है कि समुद्र का जो पानी है उसका तो TDS बहुत ज़्यादा होता है, 50,000 प्लस TDS, उसके लिए तो डिसैलिनेशन प्लांट्स ही आपको लगाने पड़ते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि WHO की जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि 1000 TDS से कम सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, तो हमारा बुनियादी मकसद ये है कि हम लोगों के लिए 1000 से नीचे रखें, सेफ रखें। तो पहले तो हमारे जब नैनो नहीं हम यूज़ कर रहे थे तो हम TDS को मुतासर नहीं कर रहे थे, तो 1000 से नीचे ही हम जगह सेलेक्ट करते थे। अब ये है कि 1600-2000 तक का भी जो TDS वाली जगह हैं उनको हम 1000 से नीचे ले। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपको माशाल्लाह से दुबई ह्यूमैनिटेरियन एनुअल रिपोर्ट जो है उसमें भी जगह मिली है, तो ये जो रिकग्निशंस जब मिलती हैं तो इससे हौसला कितना बढ़ता है और इससे कितना बेनिफिट होता है, कितनी मोटिवेशन मिलती है टू डू द बेस्ट? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से इंसान। और ये किस चीज़ के ऊपर रिपोर्ट होती है ये भी बताइएगा? बिल्कुल, इस हम लोग इंसान को जब रिकग्निशन मिलती है ख़ास तौर पे अच्छे काम के लिए, तो ये एक मोटिवेशन होती है जिसके ऊपर वो फलाई काम को और आगे लेके जाता है। हम लोग UAE यानी दुबई के अंदर हम लोग एक फलाई इदारे के तौर पे रजिस्टर्ड है और उनका एक इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जितने सारे ये नॉन प्रॉफिट्स हैं वहीं पे रजिस्टर्ड हैं, उसी बिल्डिंग में वो काम करते हैं। अब नेचुरली उस बिल्डिंग के अंदर कोई 100+ एंटिटीज़ हैं जहाँ पे जिसका हम भी हिस्सा है। तो उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट एक कंपाइल की थी ऑन ऑल दीज इंस्टीट्यूट्स, और उनमें से उन्होंने फिर देखा था कि सबसे अच्छे वाले जो हैं वो कौन काम कर रहे हैं और किस तरह, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा उन्होंने हाई वैल्यू के ऊपर जो है वो रखा। आपका ये जो एक प्लांट है इसकी कॉस्ट क्या आती है आप लोगों को? इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन $6500 है, और जिसके अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग शामिल है, इसकी डिप्लॉयमेंट
और मिनिमम पहले 5 साल की मेंटेनेंस भी इसके अंदर शामिल है। तो हम लोग टेक्नोलॉजी सेल आउट नहीं कर रहे, हम कोलैबोरेट करके लोगों के साथ जो है वो इसको डिप्लॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मेन बुनियादी मकसद है वो ये है कि लोगों को सिर्फ साफ पानी मिले, इसको बेचना मकसद नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ डेफिनेटली अगर कोई आना चाहता है और आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता है, चाहे वो कोई डेवलपमेंट इदारा है, चाहे वो कोई अपनी तरफ से जो है वो नेकी के थ्रू जो है वो करना चाहते हैं, तो ये कॉस्ट जो है ना उसको मालूम होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है व्हाट डिफरेंस यू आर मेकिंग, बिकॉज अभी भी आपने पाकिस्तान से शुरुआत की थी, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में वो जो आपका ये है ना एक कि बूंद बूंद को बहुत सारे लोग अभी भी तरस रहे हैं। सो डू यू थिंक कि इन फ्यूचर शायद आप कहीं ना कहीं इसको ओवरकम कर सकते हैं, अपनी जो आपकी कोशिश है, एक छोटी कोशिश कर दे, लेकिन आपको लगता है कि कुछ ना कुछ मस्बत तब्दीली आ सकती है इन फ्यूचर? बिल्कुल, देखिए कतरा कतरा करके समुंदर बनता है, और इस वक्त भी हम लोग तकरीबन अगर हम कैलकुलेशंस करें तो 5 मिलियन लीटर्स यानी कि 50 लाख लीटर के करीब हम लोग हर रोज़ पाकिस्तान में जो है वो साफ़ पानी मुहैया कर रहे हैं, जो कि हर रोज़ रिपीट होता है फिर, क्योंकि सोलर एनर्जी है, सो इट रिपीट्स इटसेल्फ। और हम लोग अभी कंसिस्टेंटली बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि चारों सूबों को हम ऐसे लेके चलें कि हमारा मॉडल ये है कि हम छोटे देहात से शुरू करें और फिर शहरों की तरफ आएँ। तो जब तक हम शहरों के करीब पहुंचेंगे, इसका मतलब है हम पूरे पाकिस्तान के देहात को साफ़ पीने का पानी मुहैया कर चुके होंगे, और इंशाल्लाह हमें इस मिशन में अल्लाह जो है वो कामयाब करेगा। इंशाल्लाह जी, अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करे। मैसेज देना चाहेंगे, और क्या फ्यूचर विजन क्या है और मैसेज क्या देना चाहिए? पहले तो फ्यूचर विजन आगे बढ़ता है, लोग जुड़ते हैं। बिल्कुल, देखिए ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को तो ये मैं मैसेज देना चाहूँगा कि बिल्कुल उम्मीद ना हारें। पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंट है और बहुत ज़्यादा हमारे पास समझदारी से पोटेंशियल है काम करने का, हम लोगों ने करके दिखाया है और हम लोग ये बातें एक्सपीरियंस से कर रहे हैं। अगर किसी भी काम में इंसान मेहनत करता है, एफर्ट करता है और नीयत अपनी अच्छी रखता है, तो यकीनी तौर पे अल्लाह उसको जो है वो कामयाबी अता फरमाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद फारूक साहब आपके वक्त के लिए। नियत साफ मंजिल आसान। एग्जैक्टली, नियत आसान मंजिल आसान, और नियत साफ मंजिल आसान, नियत साफ मंजिल आसान। ख़वातीन हज़रात, लास्ट सेगमेंट है हमारा हिस्ट्री और आज है 28 जुलाई। 28 जुलाई को दुनिया भर में आलमी योमी हेपेटाइटिस जो है वो मनाया जाता है, और इस मर्ज़ से मुतालिक आगाही, बर वक्त तशख़ीस और मौसर इलाज को फ़रोग़ दिया जा सके, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी एक बड़ा अवामी सेहत का मसला है, जहाँ लाखों अफराद इस मर्ज़ का शिकार है। माहिरीन के मुताबिक आलूदा सिरिंजेस, गैर महफूज खून की मुंतकली, गैर मयारी तिब्बी आलात और हिफ़्ज़ान सेहत के नाक़िस इंतज़ामात इस बीमारी के फैलाव में अहम वजूहात हैं। तिब्बी माहिरीन इस बात पर जोर देते हैं कि बर वक्त स्क्रीनिंग, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन और एहतियाती तदाबीर ही इस मर्ज़ से बचाव का मौसर ज़रिया है। आज इस हवाले से मुख्तलिफ सेमिनार्स भी मुनक़्क़िद की जाएंगी, इसलिए अगर आपको कोई अपडेट मिलती है किसी सेमिनार की तो ज़रूर शिरकत करें, ताकि आप लोग आने वाले अपनी जनरेशन को इससे महफूज रख सकें। और हेपेटाइटिस से मुतालिक बहुत सारी ये बात कही जाती है कि अगर हम लोग कज़न मैरिजेस से अवॉइड कर लें, या अगर हम कर भी रहे हैं तो पहले हम लोग टेस्ट करवा लें। सो थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस, इस जैसे बहुत सारे मर्ज़ हैं जिनका आगाही हो जाती है और पता चल जाता है कि आप इसमें फॉल करते हैं या नहीं करते। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम से मुझे और नाज़िश खट्टर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।